हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया था। भाई आज के लेक्चर में हम उससे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और इंडियन पॉलिटी को समझते हैं कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, कैसा है। ठीक है, आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इसमें हम समझेंगे कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, इस संविधान को बना और उससे पहले की जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए, जब भी कोई भारत में कोई भी घटना घटित हुई है उसका प्रभाव हमारे एक्टों पर, हमारे संविधान पर पड़ा है। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत डिटेल से समझेंगे और यकीन मानिएगा अगर आज से आप हमारे साथ इंडियन पॉलिटी की सीरीज में साथ रहते हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी की बहुत अच्छी समझ होने वाली होगी आगे भविष्य में। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ चीजें समझने वाले हैं। यहां पर हमने थंबनेल बनाया है, इसमें लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साथ में लिखा है वास्को डी गामा भारत क्यों आया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं या वास्को डी गामा के बारे में पढ़ रहे हैं या कोलंबस से अमेरिका की खोज कैसे हो गई इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जी हां, हम इन्हीं के बारे में भी पढ़ेंगे। दरअसल मैं आपको संविधान से पहले की जो भी मेन घटनाएं हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि हमारा जो संविधान है वो बना, लेकिन अंग्रेजों की देखरेख में, अंग्रेजों के सामने बना। लेकिन ये अंग्रेज हमारे भारत में पहुंचे कैसे, तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। शुरुआत की 2 या 3 क्लास हमारी इंडियन पॉलिटी की नहीं रहेंगी बल्कि वो हिस्ट्री की रहेंगी। पढ़ रहे हम इंडियन पॉलिटी ही हैं, लेकिन हम हिस्ट्री की क्लास जिससे हम आपको पॉलिटी को हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और पेशेंस रखिएगा, इत्मीनान से सारी चीजें यहां पर समझेंगे। ठीक है, आपको 1% डाउट नहीं आएगा, बाकी चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी यदि डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान क्या होता है, संविधान की डेफिनेशन क्या है। तो संविधान जो होता है वो देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज गवर्नड। देखिए भाई, आप पेशेंस रखिएगा। यहां पर इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चलेगी, आप यूपी का कोई एग्जाम दें, केंद्र का कोई एग्जाम दें, हमारी श्योरिटी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। आपकी समझ इतनी बेहतरीन होगी, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें या यूपीपीएससी का प्रीलिम्स दें। इसके अलावा मेंस में जहां जहां इंडियन पॉलिटी आती है हमारी श्योरिटी रहेगी। ठीक है, तो इत्मीनान से आराम से चीजों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दरअसल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमारी प्रायोरिटी है आपको समझाना, आपकी समझ बिल्ड करना। बचपन से लेकर आज तक आप सिलेबस ही तो कंप्लीट करते आए हैं, आपके दिमाग में उतना स्टेबल नहीं है ना, रीजन आपने इत्मीनान से और अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो हम इसमें यही कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से आसान भाषा में समझा सकें। ओके, तो चलिए, हमने यहां पर बताया कि देश का जो शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं सिंपल भाषा में, कि किसी चौराहे पर आप देखते हैं कि किसी चौराहे पर कुछ लोग इधर से भी आ रहे हैं, कुछ लोग सामने से, कुछ राइट से, कुछ लेफ्ट से आ रहे हैं। अगर वहां पर रेड सिग्नल या फिर नियम कानून ना हो तो आने वाले चौराहे पर जाम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बताइए, हमारे यहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? इसीलिए रूल रेगुलेशन सिद्धांत होना बहुत आवश्यक है, जिससे सभी को सहूलियत हो सके। पूरा संविधान, हमारा जो संविधान है वो सभी लोगों के लिए होता है। भारत का कोई भी नागरिक हो या अन्य कोई व्यक्ति जो विदेशी हमारे भारत में हो, उसके लिए भी हमारा संविधान काम करता है। ठीक है, ये तो है हमारे संविधान की डेफिनेशन कि संविधान है क्या। ये एक सेट होता है रूल्स और प्रिंसिपल का, जिसके आधार पर हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट काम करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, आगे। अब आपको यहां पर कुछ बातें और समझनी है, जैसे कि पूरी दुनिया में अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे पहले किसका संविधान लिखा गया, तो लिखित संविधान की यहां पर बात कर रहे हैं हम। लिखित संविधान अगर आज के युग में, मॉडर्न युग में अगर देखें तो सबसे पहले यूएसए का संविधान लिखा गया है। यूएसए के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं।
आर्टिकल क्या होते हैं आगे हम डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और ये जो बना है वो 1787 में बना है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 1787 में। पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा, हम यहां पर ऐसा पेन ले लेते हैं जो आपको विजिबल हो। तो देखिए यहां पर हमारा जो संविधान, लिखित संविधान है वो कहां का है, सबसे पहले लिखा गया यूएसए का। देखिए हर बात, सारी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं भाई, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने यहां पर एक पॉइंट लिया है, ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा यूरोप में अगर सबसे पहले बात करें तो नीदरलैंड का सबसे पहले संविधान लिखा, ठीक है। आप अगर पूरे विश्व की बात करें तो आधुनिक युग में सबसे पहले जो लिखा गया है वो यूएसए का लिखा। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। तो दरअसल हमारी ये जो लेक्चर आज का रहेगा ये इंडियन पॉलिटी का, हमने आपको बता दिया कि संविधान क्या होता है। अब हम संविधान की बात बाद में करेंगे, पहले समझेंगे कि आखिरकार ये संविधान जो हमारा बना, संविधान आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया। ये बात है 1950 की। लेकिन ये समस्याएं जो हमारे देश में थी, हमारे देश में 1857 की क्रांति हो, अंग्रेजों का आना हो, इतने समय तक अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बना करके रखा। आखिरकार अंग्रेज आए कैसे, क्या जरूरत थी उन्हें भारत आने की, बारी बारी से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर समझेंगे। मेरा दावा है आपको अगर ये समझ में आ गया, हालांकि आएगा, आपको यदि समझ में आ गया तो इंडियन पॉलिटी को कनेक्ट कर पाएंगे, आखिरकार भारत में संवैधानिक विकास होता कैसे है। बहुत से टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट पढ़ाते हैं 9 दिसंबर 1946 से। आप सब जानते हैं वहां पर संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, लेकिन मैं कभी नहीं पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, हिस्ट्री में कैसे परिवर्तन हुए जिसकी वजह से संवैधानिक विकास शुरू होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये एक्ट आया कैसे, सारी सिचुएशन आपको समझाएंगे। उसके बाद सारे एक्ट करने के बाद फिर हम पहुंचेंगे कि हमारा संविधान जो बना, हमारी संविधान सभा कैसे बनी, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि आपकी समझ बिल्ड नहीं हो पाएगी। ओके, तो पहले हमने यहां पर लिया है एक ग्लोब, और ये ग्लोब जो आपको दिख रहा है ये मैप है हमारा इंडिया, आपको यहां पर बहुत दिख रहा है, ये वाला हमारा इंडिया है, कोई इशू यहां पर नहीं होगा आपको। अब अगर इस पृथ्वी को हम बीचों बीच से डिवाइड कर लें, पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड कर ले, देखिए मैं आपको बता दूं हमारी 2 से 3 क्लास ज्योग्राफी, थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन, उसके बाद ज्योग्राफी ही डिपेंड है हिस्ट्री पर, थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन, उसके बाद पॉलिटी पर आएंगे। हमारी क्लास पॉलिटी की है, लेकिन आपको शुरुआत में 1-2 क्लास ऐसी लगेगी जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी समझ बिल्ड करने के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। तो देखिए अगर इसको बीचों बीच में से अगर मैं डिवाइड कर लूं तो बताइए पृथ्वी बीचों बीच में से डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी। ऊपर का जो हिस्सा है बीचों बीच से, ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, यानी बीच में से मैं पहले इसको डिवाइड कर लेता हूं, मैंने बीच में से डिवाइड कर लिया। इस बीच वाली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, क्योंकि ये जो डिवाइड करता है ना, इक्वल इक्वल पृथ्वी को डिवाइड कर देता है, ऊपरी और निचली बीच में से, तो इसीलिए इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा 0 डिग्री होता है, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। जो हमारा जो सूरज होता है, सूरज की जो किरणें पड़ती हैं लंबवत, वो हमने ये देखा पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। एक हमने लेक्चर लिया था जिसमें हमने बताया था कि हमारी पृथ्वी झुक कैसे गई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो और आपका कनेक्शन यहां से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। हमने वो 21 जून यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बनाई थी, तो आप उसको एक बार लेक्चर को देख लीजिएगा अगर आप चाहें तो, अदरवाइज हम यहां पर समझा रहे हैं। देखिए बीचों बीच में से हमने डिवाइड किया विषुवत रेखा, इक्वेटर, या फिर इसको हमने 0 डिग्री कहा है लाइन। इसके बाद अगर ऊपर जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, अगर यहां पॉइंट तक पहुंचेंगे ना, यहां तक, तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में आए तो यहां से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते हुए यहां पर भी हम यहां पर 90 डिग्री पहुंच सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस गोले को अगर इधर से हमने देख लिया, इसके पीछे भी तो है, और जो हमने नीचे की तरफ देखा है इसके भी पीछे है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पूरा गोला 360 का होता है, और सभी गोले ऐसा ही है, 360 डिग्री के सारे गोले होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमारा जो सूरज है, उस सूरज की लंबवत किरणें जो पड़ती हैं वो केवल कुछ पर्टिकुलर एरिया में पड़ती हैं,
जैसे हमने देखा कि सूरज जब भी लंबवत किरणें का मतलब है डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्षैतिज किरणें नहीं, लंबवत। लंबवत का मतलब ऐसे समझिए कि मैं अगर आपको टॉर्च दिखाऊं तो सीधे आपके मुंह पर जाए, सीधे आपके मुंह पर, यही है लंबवत। ठीक है, तो लंबवत जो किरणें पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, तो अगर मान लीजिए मैं गोल ऐसा कुछ बना देता हूं, यहां पर सूरज की किरणें दिखेगी, तो आगे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहां पर ज्यादा दिखेगी, बट पीछे के हिस्से में आपको रोशनी नहीं दिखेगी क्योंकि सामने से आ रही है, बट पीछे भी तो पृथ्वी है ना, ऐसा ही इसमें है। इमेजिन करते चलिए, आपको समझ में। तो अगर हमें ये देखें कि सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर कहां तक जाती हैं, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए जब हम ऊपर पहुंचे, तो यहां पर जो एक लाइन है, यहीं तक हमारे सूरज की लंबवत किरणें जा रही हैं, और इस पर हमने एक लाइन खींच दी कि उससे ऊपर कभी नहीं जाती है। तो इस लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो लाइन होती है ये 23.5 डिग्री पर होती है। ओके, 23.5 डिग्री पर होती है, इसके ऊपर सूरज की कभी भी रोशनी लंबवत नहीं जाती, मतलब कि डायरेक्ट नहीं पड़ती है। अब जहां भी सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, बताइए वो एरिया गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अगर आप नीचे की बात करें तो हमने देखा एवरेज कि नीचे थोड़ा सा आने पर नीचे भी वही कंडीशन है कि उसके बाद उसकी लंबवत किरणें उसके नीचे कभी नहीं जाती। तो ऐसे में हमने यहां पर देखा कि यहां तक सूरज की किरणें आती हैं, तो ये एक और लाइन खिंच जाती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो यहां पर ये भी 23.5 डिग्री होती है, बट 23.5 डिग्री कैसा? ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जबकि ये वाला जो है कर्क रेखा, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम सूरज की किरणों को देखते हैं कि सूरज हमारा कैसे मूव करता है। सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे कैसे मूव करती हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी जो है वो ऐसे नहीं घूम रही है, वो दरअसल हल्का सा तिरछा होकर के फिर ऐसे घूम रही है। इसीलिए हमारी पृथ्वी पर जो रोशनी पड़ती है लंबवत, वह दरअसल डायरेक्शन उसकी बदल जाती है। अगर हमारी पृथ्वी नहीं झुकी होती, सीधे होती, तो ऐसे में पृथ्वी जो घूम रही होती और सूरज की किरणें जहां पड़ती हैं वहीं पड़ती, इसके ऊपर या नीचे कभी नहीं आती। जैसा कि आजकल हो रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूरज की किरणें लंबवत थोड़ा सा ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं। सूरज की किरणें ऊपर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ओके, चलिए अब हम यहां पर सूरज बना लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है, बीचों बीच में हमारा सूरज है। ओके, हाँ, सूरज की किरणें हम यहां पर पड़ रही हैं। अब सूरज की किरणें जब यहां बीचों बीच में पड़ती हैं, तो ये एक समय होता है। ये समय कौन सा होता है आपको बताना है। ये समय कौन सा है? ये समय हमारा अगर कहें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपको मंथ के हिसाब से बताते हैं। तो यहां पर हम शुरू करते हैं, ये होता है आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को हमारे सूरज की जो लंबवत किरणें हैं वो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ रही होती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून। इसके बाद अप्रैल यानी 21 मार्च के बाद अब धीरे धीरे सूरज ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, उसकी किरणें ऊपर पड़ना स्टार्ट करती हैं। तो धीरे धीरे यहां से खिसकता है सूरज, और 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, ऐसे मार्च, अप्रैल, मई और जून, यहां फाइनली जून में पहुंचता है। कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर हमारा सूरज जो पहुंचता है, ये तारीख होती है 21 जून। 21 जून को ये यहां पर पहुंचेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे इसके बाद यहां से सूरज फिर वापस आएगा। वापस आएगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में फिर से सूरज यहां आ जाएगा, तो हम दोबारा से बना देते हैं, सिचुएशन वही आएगी। दोबारा से यहां पर जो तारीख होगी ये आपका रहेगा 23 सितंबर। हमारी जो क्लास है पॉलिटी की, लेकिन आप पढ़ ज्योग्राफी रहे, तो सब्र रखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ये हमारा प्रॉमिस है। तो अब यहां पर जो 23 सितंबर पर फिर से हमारा सूरज आ गया है। ठीक है, इसके बाद सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फाइनली दिसंबर में यहां पहुंच जाता है सूरज। और दिसंबर में जब यहां पहुंचता है फाइनली इस लाइन पर, फाइनली लाइन पर, तो वो तारीख होती है 22 दिसंबर। अब आप इमेजिन करिए हमारा भारत कहां है, तो देखिए ये रहा भारत हमारा, ये हमारा भारत है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत।
और अगर आप देखें तो ये जो कर्क रेखा जाती है ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश से नीचे मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सब राज्यों से होकर के गुजर रही है। यानी हमारे भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है ये कर्क रेखा। ठीक है, हम इसको ट्रक के माध्यम से भी याद कराते हैं, मित्र पर गमछा झार, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, हमारी आज पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, आगे अगर आप इमेजिन करें तो मार्च में बताइए समय कैसा होता है, क्या गर्मी या सर्दी, बीच का मौसम हो। मार्च के बाद जब थोड़ा सा धीरे धीरे गर्मियां बढ़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आप इमेजिन करिए यहां पर सूरज था, धीरे धीरे सूरज अब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई गर्मी बढ़ रही है, जून, और जून में सूरज जब यहां होता है तो हमारे भारत में तगड़ी गर्मी पड़ रही होती है। और आज अब जो चल रहा है वो जून चल रहा है, और जून में बताइए कितनी गर्मी है। रीजन क्या है कि ये सूरज जो है वो फाइनली इधर की तरफ चढ़ रहा है। अब 21 तारीख गुजर चुकी है, 21 के बाद अब धीरे धीरे सूरज नीचे की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमारा जहां जहां सूरज जाएगा वहां पर तपिश तो पैदा करेगा, गर्मी करेगा। ठीक है, तो ऐसे में अब ये नीचे आता है, उसके बाद जब नीचे आता है तो जून हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बताइए सितंबर में हमारे भारत में कैसा मौसम होता है? ना गर्मी ना सर्दी, बीच का मौसम होता है। इसी के नीचे फिर से आएगा सितंबर के बाद अब धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर्दियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सूरज हमसे अब दूर जा रहा है भाई, सूरज हमसे दूर जा रहा है। यहां सूरज है तो सूरज हमसे जितना दूर जाएगा, अब ऐसे में सूरज दूर जाने का मीन्स क्या है? उसकी किरणें, लंबवत किरणें, जैसे दूर और पास मतलब ना समझ करके अब ये समझिए उसकी किरणें हमारे भारत पर या उत्तरी गोलार्ध पर अगर लंबवत पड़ेंगी तो गर्मी ज्यादा रहेगी, नहीं पड़ेंगी तो नहीं रहेगी, कम रहेगी। तो ऐसे में जब सूरज दूर हो जाता है तो दिसंबर में सोचिए कितनी गर्मी पड़ती है, तो 22 दिसंबर में फाइनली यहां पहुंचता है। बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे सूरज आएगा वैसे वैसे गर्मी करेगा, जैसे जैसे हमसे दूर जाएगी उसकी लंबवत किरणें तो सर्दी यानी मौसम कम होता जाए। ऐसे में गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। होता है कि नहीं? तो एग्जाम में सवाल पूछता है, ज्योग्राफी में पूछता है खासकर, कि पूछेगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कैसा दिन होगा। आप बताइए कैसा दिन होगा? सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि सूरज जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ऐसे में उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। और बड़ा दिन क्यों होगा आपको समझ में आएगा, क्योंकि सूरज आपके पास में है, यानी उसकी लंबवत किरणें आपके सीधे वहां पर पड़ रही हैं और रातें छोटी। इसके जस्ट उलट सूरज आपका यहां है 21 जून को, जून के महीने में, लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो वहां पर सबसे छोटा दिन होगा, वहां पर टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि वहां से, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से सूरज बहुत दूर है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में उस समय पर सर्दी पड़ेगी, क्योंकि सूरज यहां है। अब जून में हमारे यहां गर्मी पड़ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में आपकी क्या पड़ रही होगी? सर्दी पड़ रही होगी। न्यूजीलैंड में क्या पड़ रही होगी? सर्दी पड़ रही होगी। समझ पा रहे हैं? तो अब हमारा जो सूरज है जाते टाइम इसको तपा रहा है, फिर चला गया, आया फिर इसको तपाया, यानी ये वाली जो लाइन है बीच की, ये बेचारी परेशान रहती। यहां पर जितने भी देश हैं बेचारे परेशान हैं, वहां गर्मी कभी कमी नहीं होती। तो ऐसे में इंसान की जो बॉडी होती है वो टेम्परेचर और जलवायु के हिसाब से ही होती है। तो जितने भी देश इस लाइन के आसपास आते हैं, ये जितने भी देश आप देख रहे हैं जो विषुवत रेखा पर आते हैं, यहां के जो लोग मिलेंगे, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, यहां पर जो सूरज है वो ज्यादा चमकता है और लंबवत किरणें ज्यादा पड़ती है, जा रहा है तो तपा रहा है, आ रहा है तो तपा रहा है, बीच में फंस गया है ये एरिया। तो ऐसे में यहां पर गर्म क्षेत्र ज्यादा रहता है। अब यहां के जो लोग हैं वो ज्यादा काले होंगे, स्किन उनकी बहुत ज्यादा मोटी होगी, शरीर थोड़ा सा तगड़ा होगा। ऐसी जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु के हिसाब से ही इंसान का कद या फिर उसका जो सब कुछ होता है वो इंसान का किसके हिसाब से होता है? जलवायु के हिसाब से होता है, रंग रूप वगैरह सब कुछ। ठीक है, इससे ऊपर जितना जाते जाएंगे धीरे धीरे वो रंग जो काला था, बहुत काला, वो धीरे धीरे हल्का काला, उसके बाद और धीरे धीरे और हल्का, उसके बाद हल्का गोरा, उसके बाद बहुत गोरा, ऐसे होता चला जाएगा। तो जितने भी देश इससे ऊपर हैं, दूर हैं, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? जैसे हम आए यहां पर, हमारे जितने भी देश हैं वो कैसे होंगे? काले होंगे। यहां से ऊपर पड़ता है श्रीलंका, काले होंगे। हमसे यानी जो उत्तर भारत के लोग हैं हमसे काले होते हैं, बट इनकी अपेक्षा थोड़े से गोरे, बट काले हमारी अपेक्षा, या उत्तर प्रदेश या फिर जो मध्य प्रदेश में लोग रहते हैं इनकी अपेक्षा थोड़े काले।
इसीलिए साउथ के लोग काले होते हैं। धीरे 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 ऊपर की तरफ आएंगे, मध्य प्रदेश हल्का गोरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर आता है उत्तर प्रदेश, हल्का और गोरा गेहुआ इस तरीके का रंग मिलता है। उत्तराखंड में जाइए, थोड़ा सा रंग साफ होगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर, रंग और ज्यादा साफ होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का रंग साफ होता है, क्योंकि यहां पर हमारी जो लंबवत किरणें वो पहुंचती ही नहीं है, और वह दूरी होने के कारण यहां पर क्या है, सर्दी पड़ती रहती है और जलवायु के हिसाब से इंसान की स्किन वगैरह होती है। और थोड़ा सा ऊपर जाइए, कजाकिस्तान और गोरा, चाइना, यहां पर चाइना है ऊपर, ये वाला चाइना, तो ये और गोरा, कजाकिस्तान और गोरा, और यहां पर रूस, ये सब रूस दिख रहा है आपको, यहां पर और गोरा होगा कि नहीं होगा। सूरज से जितना दूर जाएंगे उसकी किरणों से उतना ही रंग गोरा होता चला जाएगा। अब बताइए, जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर भी डाउन होगा। ऐसे जस्ट इसके नीचे भी है, अगर हम जितना नीचे आएंगे उतना ही रंग धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा, और यहां पर रहने वाले लोगों का रंग साफ होगा। यहां पर कोई रहता नहीं है, अंटार्कटिका है ये, लेकिन यहां पर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसका भी रंग कैसा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। न्यूजीलैंड के लोगों का रंग गोरा, क्रिकेट आप देखते होंगे, तो आपको यह बात समझ में आ गई कि जितने भी देश बीचों बीच में फंस रहे हैं वो उतने ही ज्यादा काले हैं। अब सूरज जा रहा है तो तपा रहा है, आ रहा है तो तपा रहा है, इसीलिए यहां के लोग ज्यादा काले मिलते। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको बातें बताएं, जैसे पूछेगा कि उत्तर भारत में या भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 21 जून को, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि सूरज बहुत दूर है, वहां पर हमारी रात सबसे बड़ी होती है 22 दिसंबर। इसके बाद धीरे धीरे हमारी तरफ आता है, दिसंबर के बाद धीरे धीरे दिन जो है हल्का हल्का बढ़ना शुरू कर देता है, अवधि उसकी ड्यूरेशन। ठीक है, अगर आपसे कहें कि 23 सितंबर को कैसा रहता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, दिन और रात दोनों सेम रहेगा, क्योंकि तारीख देखिए यहां पर सूरज बीचों बीच में है। अब जब आप बीचों बीच में टॉर्च दिखाएंगे तो ऊपर और नीचे बराबर बराबर जाएगी, वैसे ही आप समझिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा। अब कुछ सवाल आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताते हैं, जो एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए यहां पर जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला विषुवत रेखा वाला, यहां पर आप देखिए धूप कितनी पड़ रही है, बहुत, गर्मी कितनी है, बहुत। अब जब कहीं भी गर्मी ज्यादा होती है, वहां की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। अब जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो उन्हीं हवाओं को भरने के लिए वहां पर बारिश होती है। बारिश, थोड़ी सी हवा तेज चलेगी, तो ऐसे में जहां गर्मी ज्यादा है वहां बारिश होगी, तो यहां पर बारिश ज्यादा होती है। अब ऐसे में जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी गिर रहा है, ऐसे में उन पेड़ पौधों पर पानी गिरता है, पेड़ पौधे पानी को सोख लेते हैं। ऐसे में पानी, यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। यही गर्मी से पानी बाष्प बनकर ऊपर बादल में जाएगा, बादल से फिर धीरे से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसे में एक बार यूपीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था, सवाल था, बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर डेली बरसात होती है। तो यही वाला क्षेत्र है जो विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है। यहां पर डेली बरसात होती है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, क्योंकि प्रोसेस क्या है वही हमने बताया, पानी गिर रहा है, पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यही प्रोसेस डेली चल रहा है। फिर एक बार सवाल पूछा गया, सवाल था कि भाई ये बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां के जंगल जो होंगे वो एकदम, उसमें पेड़ पौधे लंबे लंबे होंगे, घने होंगे, पत्तियां चौड़ी होंगी। तो आप खुद सोचिए कि जहां पर बरसात डेली होती हो, धूप पूरी पड़ती हो बहुत ज्यादा, तो पेड़ को चाहिए क्या, पानी और आपका धूप, जिससे है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ऐसे में इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़े वन पाए जाते हैं। होड़ मची रहती है वनों में, उनमें ये होड़ रहती है कि मैं ऊपर, मैं ज्यादा पानी, मैं ज्यादा बारिश, मैं ज्यादा आपका धूप। ऐसे में इनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे, लेकिन तने बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। इसी जगह पर आपने सुना होगा अमेज़न जंगल, पूरे विश्व का फेफड़ा कहते हैं उसे, लंग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन तो उसी जंगल से आ रहा है। और वो जंगल देन किसकी है, इसी विषुवतीय क्षेत्र की। जंगल पे जाना अलाउ नहीं है, आप जानते हैं। कहते हैं कि एनाकोंडा जो मूवी बनाई गई है, एनाकोंडा जो दिखाया गया, वो इस जंगल में मिलता है। इस जंगल में इतने विचित्र विचित्र प्राणी रहते हैं कि आप देखेंगे तो अजीब लगेगा आपको, घर यार ये कैसा प्राणी है, ये तो कभी देखा ही नहीं। इंसान का जाना वहां अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार जंगल में चले गए तो जिंदा वापस नहीं आ सकते, मतलब गुम जाएंगे, नीचे ही नीचे आप घूमते रहेंगे, ऊपर तो आपका कुछ है ही नहीं वहां पर। क्योंकि ऊपर क्यों नहीं है, रीजन क्या है, पत्तियां इतनी चौड़ी हैं इनकी, पेड़ पौधों की, क्योंकि वहां होड़ मची रहती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई है कि भाई यहां पर जंगल क्यों है। यहीं पर आपका विश्व का फेफड़ा, जिसे हम अमेज़न जंगल कहते हैं, यहीं पर पाया जाता है। और यहां पर जो भी होगा
वो हमेशा ऐसे ही क्षेत्र वाला होगा तो काला ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको कुछ बातें और समझाएं, जैसे कुछ बातें क्या कि अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर आपका डाउन होता जाएगा। ठीक है, ऊपर टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जो टेम्परेचर डाउन होगा तो धीरे धीरे यहां पर सर्दियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। देखिए यहां से हम इमेजिन कराते हैं आपको, यहां पर गर्मी पड़ती है, दक्षिण भारत है, थोड़ा और ऊपर जाइए, जब आप उत्तर प्रदेश में आइए तो गर्मी सर्दी पड़ती है, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में जाइए ठंडा, लद्दाख ठंडा, इधर ऊपर जाइए यहां पर चाइना और ठंडा, कजाकिस्तान है ना, ये सब आपके मंगोलिया, ये सब आपके ठंडे, और रशिया और ठंडा। तो अगर आप यहां से भी देखिए सेम वही सिचुएशन आएगी, ठंडे ठंडे ठंडे। जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे यहां पर तो जाकर के बहुत ही ठंडा हो जाएगा ना, बर्फ जम रही होगी यहां पर। ऐसे में नीचे आइए, यहां पर भी बर्फ जम रही होगी, तो ये वाला जो आपका एक महाद्वीप है इस पर तो बर्फ ही जमी रहती है, इसीलिए इसे बर्फीला या बर्फ या श्वेत या सफेद आपका कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। पोल्स पर तो बर्फ मिलेगी क्योंकि वहां सूरज की किरणें लंबवत नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। तो ये लोग जो यहां रहते हैं, ये वाले लोग जो यहां ये रह रहे हैं, इनको तो बहुत ही ज्यादा ठंड लगती होगी, क्योंकि ये तो ठंडे एरिया में रहते हैं। और ज्यादा ठंड जब पड़ती है तो आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए वो ठंड बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। कहते हैं कि अगर सर्दी निकाल ली तो मतलब फिर आगे गर्मी में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये सर्दियां बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। यहीं पर रहने वाले लोगों को चिंता है कि भाई हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो किसी ने कहा शैंपेन पीजिए, तो भाई शैंपेन भी डेली थोड़ी पी सकते हैं। अगर आप गर्म चीज पिएंगे, अंडे खाएंगे, तो इनकी भी एक लिमिट है। तो यहीं पर कवायद शुरू होती है कि भाई हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो जिंदा रहने के लिए काफी हो, जिंदा रहने के लिए हम मतलब उसको खाएं और जिंदे रहें। तो मतलब इनको सर्दी की वजह से किसी चीज की तलाश है। अब तलाश इन यूरोप वालों को तलाश क्या है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है कि यहां पर चिल्ड रहता है एकदम मौसम। ऐसे में इन लोगों को जरूरत है ऐसी चीज। तो किसी ने इनको बताया कि भाई अगर आपको सर्दी से बचना है तो आपको गर्म मसाले खाने होंगे। गर्म मसाले में आप काली मिर्च, लौंग, इलायची, कुछ ऐसी गर्म मसाले आपको चाहिए, काली मिर्च और लौंग, जिससे आप सर्दियों में खाएंगे तो आपकी बॉडी में उससे गर्माहट मिलेगी। आप सर्दियों के टाइम पर देखते होंगे अंडे की वैल्यू इसीलिए बढ़ जाती है। जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो एक एक दो दो अंडा इतना ज्यादा प्रीसियस हो जाता है लोगों के लिए। जो नहीं खाते उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट जो खाते हैं उनके लिए अंडा बहुत ज्यादा प्रीसियस होता है। ऐसे में गर्म मसाला कितना ज्यादा जरूरी है इन लोगों के लिए। तो यहां से कवायद शुरू होती है कि ऐसे में गर्म मसाले मिलेंगे कहां। तो किसी ने उन्हें बताया कि भारत एक ऐसा देश है, दुनिया में ऐसा देश है जो सबसे अमीर भी है, जिसके पास आपको जिंदा रखने के लिए गर्म मसाले हैं, जिसके पास आपको जिंदा रखने के लिए जो कपड़े चाहिए गर्म कॉटन, ये उसके पास है। ऐसा देश जैसे आज की डेट में अमेरिका, उस टाइम पर अमेरिका से भी बहुत आगे विश्व गुरु भारत था। तो भारत के चर्चे दुनिया में हुआ करते थे। इसीलिए यही यूरोप के लोग अब शुरू करते हैं कि भारत चलो अपनी जान बचाओ और वहां से लाओ गर्म मसाले, जिंदा रहेंगे तभी तो ऐसे में अब यहां से धीरे धीरे अब क्या होगा कि ये लोग भारत आएंगे। और भारत क्यों आएंगे? क्योंकि इन्हें चाहिए यहां से गर्म मसाले। बात समझ में आ रही है? गर्म मसाले लाने के लिए यूरोप से शुरुआत होती है। कुछ एक कारण यह भी है कि इसी समय पर नावों की खोज होती है। पानी का जहाज वगैरह, जो पानी के जो नावें होती हैं, इनकी खोज होती है, कंपास की खोज हो जाती है, हल्का फुल्का मैप बन जाता है, जिससे यह पता चलता है कि अगर आप समंदर के रास्ते वहां जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ मैप वगैरह भी मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसे में यहां से कुछ लोग अब भारत आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए गर्म मसाले, उनको चाहिए काली मिर्च, लौंग, कॉटन, और नाव की खोज हो ही चुकी है तो इसका इस्तेमाल भी करना है। तो वहां का एक राजकुमार प्रिंस हेनरी कहता है कि इन्वेस्टमेंट सारा मैं करूंगा। अब जिसको जाना है, व्यापारी कोई जाकर के लेके आना चाहता है तो भाई उसका स्वागत है, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है और पूरे देश के लिए जरूरी है। जाइए, लेके आइए, मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं। तो प्रिंस हेनरी, जो कि वहां पर कंपास की भी खोज करवाता है, वही व्यक्ति यहां पर अब इन्वेस्टमेंट करता है। तो भारत आने के लिए अब शुरुआत होगी। तो भारत आने का सबसे पहला जो प्रयास करेगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये हमने वही चीज यहां पर कवर कर दी है। ये वाली चीज केवल यहीं पर आपका सूरज जो है सीधी लंबवत रोशनी दिखाता है।
अब जो क्षेत्र इससे इतना ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा ठंडा। बात समझ में आ गई? फिर भी मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट बचा होगा। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए, एक मैप देख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये है आपका यूरोप, ये है आपका यूरोप, ये वाला। थोड़ा मार्कर का अगर आपको लग रहा है कि हल्का है, थोड़ा मैनेज करिए। आगे से हम इसको थोड़ा सा डार्क करके चलेंगे। लीजिए, मैं इसको कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये यूरोप का क्षेत्र है, बड़ा ठंडा रहता है। तो यहां से शुरुआत होगी और इसमें से भी एक देश जो ये वाला है, जहां पर स्पेन और पुर्तगाल है। थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये वाला, ये देखिए, ये है आपका स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, ये वाला क्षेत्र है स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल में भी कौन व्यक्ति हमारे भारत की तरफ आएगा। तो इसमें से भी आप देखिए, ये है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से और स्पेन से हमारे तरफ, भारत की तरफ कुछ लोग आते हैं। अंग्रेज क्या चाहिए? काली मिर्च, लौंग, गरम मसाले और कॉटन चाहिए। ठीक है, विश्वगुरु देश थे, जो सबसे बड़ा फेमस देश था उस समय पर। भारत के बारे में इतने चर्चे थे, तो यही आते हैं। तो अब यहां पर ये हमारा जो पुर्तगाल है, यहीं से और स्पेन से शुरू होते हैं आना। तो सबसे पहले जो आएगा वो पुर्तगाल से ही व्यक्ति आएगा, और उस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्बो डियाज। उस व्यक्ति का नाम क्या है? बार्थोलोम्बो डियाज। ये व्यक्ति भारत की तरफ आएगा। क्यों आएगा? इसका रीजन है, क्योंकि वो क्या चाहता है? वो चाहता है गरम मसाले। ये बार्थोलोम्बो डियाज भारत आने का प्रयास करता है, और भारत आने का प्रयास कब करेगा? ये करेगा 1486 में। भाई याद रखेंगे, ये बार्थोलोम्बो डियाज का पहला प्रयास है, यानी दुनिया में सबसे पहली बार भारत में आने का विदेशी व्यक्ति ने अगर प्रयास किया है तो वो बार्थोलोम्बो डियाज है। अक्सर किताबों में ये चीज मिस मिलती है, लेकिन आपको हम बता दें, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति ने जिसने प्रयास किया। तो ये हमने जो बताया ना अभी पुर्तगाल, अभी जस्ट आप रिकॉल करिए, अदरवाइज पीछे करिए, नहीं है तो हम आपको दोबारा दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पीछे कर लीजिएगा। ये वाला दिखाया ना हमने, ये तो यहां से पुर्तगाल से अब ये नाव लेकर के भारत की तरफ चलता है। नाव लेकर के ये भारत की तरफ चलेगा। अब चलेगा कैसे? तो यहां से उठाएगा नाव और चलेगा धीरे धीरे भारत की तरफ। धीरे धीरे ये चलेगा भारत की तरफ, और भारत की तरफ जैसे जैसे आएगा, यहीं पर आते ही इसको इतना ज्यादा तूफान बार्थोलोम्बो डियाज को मिलता है, ये कहता है कि भाई इतना तूफान है। और उसके जो ऊपर जो ऐसे करके वो लगे रहते हैं ना नावों में, पहले आप थोड़े से पल्ले टाइप जो लगे रहते थे, जिसको पाल वगैरह बोलते हैं, वो लगे रहते थे, जो कि हवा की डायरेक्शन से चलता था। वो पाल मतलब डगमगाने लगे। ऐसे में बोला, यार गरम मसाले ला करके तो बाद में हम जिंदा रहेंगे और उससे पहले ही मर जाएंगे, तो फायदा क्या है? तो ऐसे में भैया जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, एक काम करो वापस चलो। तो यहां पर एक तूफान देखता है, जिसकी वजह से वह वापस हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? बार्थोलोम्बो डियाज के द्वारा। क्या वो भारत आ पाया? नहीं। प्रयास अच्छा था, लेकिन लौट क्यों गया? क्योंकि यहां पर तूफान देखने को मिला। अब एग्जाम में एक बार सवाल पूछ लिया कि भैया ये बताइए कि तूफानी आशा अंतरीप, कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? दरअसल इस जगह को, जो यहां पर ये जगह है, इसी को बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। आप मैप में देख सकते हैं, मैप में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास में बड़ा बड़ा मैप हो या छोटा मैप हो, उसमें यहां पर लिखा रहता है कैप ऑफ गुड होप। तूफानी आशा अंतरीप, तूफानी आशा अंतरीप की खोज, चूंकि यहां पर तूफान देखा किसने? बार्थोलोम्बो डियाज ने, बट सफल नहीं हुआ, वापस लौट। अब अगला प्रयास जो भारत आने का करेगा, वो एक और व्यक्ति है। उसका नाम देखिए क्या है? उसका नाम है कोलंबस। अब ये आएगा स्पेन से। ठीक है, स्पेन से आकर के ये प्रयास करेगा कोलंबस 1492 में। जस्ट सेकेंड। नहीं है, जल्दबाजी ही तो करते आए अब तक। अब जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इत्मीनान से चीजों को समझना है। देखिए, अब यहां से कोलंबस जो है वो 1492 में भारत आने का प्रयास करेगा, सेम उसी तरीके से जैसे कि आपका बार्थोलोम्बो डियाज ने किया। ये कहां से आएगा? ये आएगा स्पेन से। ठीक है, स्पेन से प्रयास करेगा भारत आने का। लेकिन भाई इसके साथ में क्या होता है कि ये इधर की तरफ आता है ना, यहां पर, तो इसका जो मैप था, आज की डेट में मैप आप देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है ये, लेकिन उस समय पर मैप इतने अच्छे नहीं थे, नई नई शुरुआत कर रहे थे, तो हाथ से ऐसे ड्रॉ करते थे, नॉर्थ साउथ का कोई आइडिया था नहीं। तो ऐसे में उल्टा मैप रख लिया इसने अपने जहाज पर।
पानी की जो नाव थी उस पर इसने उल्टा मैप रख लिया, नॉर्थ को कर दिया साउथ और साउथ को कर दिया नॉर्थ। अब मानिए मेरा राइट ये है, ये मेरा राइट है, लेकिन अगर मैं ऐसे डायरेक्शन बदल दूं अपनी, नॉर्थ को साउथ कर लूं, तो मेरा राइट अब ये वाला हो जाएगा कि नहीं, इधर वाला। ऐसे में नॉर्थ साउथ बदलने की वजह से इसको यहां आकर के लेफ्ट लेना था, लेकिन क्योंकि मैप में उल्टा था इसने यहां से ले लिया राइट, और राइट लेकर के वो पहुंचा यहां पर। अब सोचिए, अगर आप मैप के हिसाब से देखें तो क्या ये वाली लाइन और हमारे भारत की लाइन एक जैसी नहीं लग रही है आपको? ये वाला जो क्षेत्र है और भारत का क्षेत्र एक जैसा नहीं है। जैसा भारत में जलवायु होगी वैसी यहां पर होगी। उसको बताया गया था कि भारत के लोग जो है, जो मूल निवासी हैं, जो भारत के हैं, वो काले हैं, क्योंकि गोरे लोग जो अंग्रेज लोग थे ये हम लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गोरे थे, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए वो गोरे कहे गए और हमारे भारतीयों को काला कहा गया। लेकिन हमसे भी ज्यादा काले दक्षिण भारत में, हमसे भी ज्यादा काले श्रीलंका में, और उनसे भी ज्यादा काले आपके जो विषुवतीय रेखाओं पर देश हैं। ठीक है, तो यहां पर वो पहुंचा और बोला वाह, पहुंच गए इंडिया। और इंडिया पहुंच करके जश्न मनाने लगा। वो यहां पर इंडिया उसको मिल गया था, उसको इंडिया ही लग रहा था, क्योंकि उसने कहा इंडिया के लोग काले हैं और यहां के भी लोग सेम जलवायु वाले थे, यहां के भी लोग काले थे, नंगे पुंगे घूम रहे थे। ऐसे में उसको लगा कि भाई यही इंडिया है, और वो बड़ा खुश, वहां खुश रहा, बहुत अच्छा लगा उसे। और उसको पता ही नहीं चला कि जहां वो पहुंचा है वो इंडिया है ही नहीं। ठीक है, तो इसने इंडिया की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो इंडिया नहीं था। चलिए अब इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इतना छोड़ देते हैं इसको, अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रयास, चूंकि आने का प्रयास तो कोलंबस ने भी किया लेकिन नहीं आ पाया ना, अब अगला प्रयास करेगा फिर से हेनरी का, यही इन्वेस्टमेंट फिर से होता है, और अब प्रयास करेगा वास्को डिगामा। किताबों में अक्सर यहीं से शुरुआत होती है, वास्को डिगामा से। लेकिन हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ चुके हो या ना पढ़ी हो, आपने अन्य और कोई किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपको जरूर, जब भी आपने पढ़ा होगा आपको जरूर लगेगा कि उसमें कुछ कम था। हम आपको इतना बता रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला। बने रहिए और ध्यान से समझते रहिए, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। पहला लेक्चर जो इस पर हो रहा है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें आपकी समझ बिल्ड करनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बीच में यहां पर छोड़ करके पार्ट 2 बनाऊं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब यहां पर वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा भारत आने का प्रयास करता है, और वही सेम सिचुएशन आप देखिए मैप के हिसाब से। यहां से वास्को डिगामा, क्योंकि इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज, इससे पहले कोलंबस, इन सबसे एक्सपीरियंस ले चुका है कि भैया जब तुम गए थे तो क्या देखा, कि हमें तो बहुत तूफान मिला था। तो इसने समझ लिया कि अच्छा कैसा तूफान था, सब कुछ इसने समझ लिया। इसीलिए बड़ी समझदारी से एक कदम बड़ा फूक फूक के रखता है, और भारत आता है बड़ी होप के साथ। और यह पुर्तगाली है, पुर्तगाल से आएगा, ध्यान रखेंगे। पहला जो हमने बार्थोलोमेव डियाज बताया वो पुर्तगाली था, उसके बाद वास्को डिगामा, बार्थोलोमेव डियाज के बाद में हमने बताया कोलंबस, वो आपका स्पेन का था। उसके बाद अब बता रहे वास्को डिगामा, तो फिर पुर्तगाल से आता। तो पुर्तगाल से बाप यहां से आएगा और यहां से जहाज अपना लेके आएगा, जहाज चलेगा इसका, यहां आकर के बहुत सावधानी से देखता है तूफान तो नहीं है, तूफान तो नहीं, धीरे धीरे साइड में निकालो, तूफान नहीं है, तूफान नहीं है, यहां से निकाल लेता है और यहां पहुंचता है। और यहां पहुंच के कहता है अरे यार भारत तो बहुत बड़ा दिख रहा है, किधर जाना है, इधर कि इधर। जब आप पानी में होंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा आपको जाना कहां है। तो ऐसे में ये कंफ्यूज है कि भाई मैं, भारत इतना बड़ा, क्योंकि ये पाकिस्तान तो अब बना है ना, भारत तो पहले ये सारा क्षेत्र भारत का ही था। तो ऐसे में भैया ये वाला जो क्षेत्र है, मैं किधर जाऊं, कहां मिलेगा गरम मसाला, तो यहां जाऊं या यहां जाऊं। अब यहां से यहां जाना है तो यूं मुड़ना पड़ेगा, यहां से यहां जाना है तो यूं मुड़ना पड़ेगा, बड़ी समस्या। ऐसे में ये थोड़ा सा भटक रहा है। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक बिजनेसमैन मानिए आप, वैसे तो लोग कहते हैं कि डॉन है ये, और ये दरअसल डीलर है, ये यहां से सामान लेगा और सामान चाहिए इसको गरम मसाला और खारी। और यह आदमी देखो, गर्मी का समय होता है, अभी जैसे हमने समझाया 20 मई, दरअसल यहां पर जब घूमता है, अभी 20 मई बस समझिए, पहले ये समझिए कि यहां पर जब घूमता है ना, अब इसको समझ नहीं आता इधर जाऊं कि इधर जाऊं। वहीं पर एक नाविक था और उस नाविक का नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद मिलता है जो कि नाव चला रहा होता है, गुजरात का होता है वो जानता ही है। उसने पूछा कि भाई कहां जाना है आपको, आप तो बड़े से मतलब एक बगुले टाइप दिखाई दे रहे हैं, कहां जाना है आपको। और इसकी भी भाई वही कि एक टोपी ऐसे लगी हुई है गर्मी में,
और काले कपड़े पहने हुए हैं। भाई अंग्रेजों का ऐसे ही पहनावा हुआ करता था कि गर्मी हो या सर्दी, लेकिन कोट वोट उनका पूरा एकदम काला वाला हुआ करता था। आज तक वकीलों का भी आप देखते हैं वो काला वहीं का पैटर्न चला आ रहा है। गर्मी में भी काला पहनना पड़ता है क्योंकि अब ड्रेस कोड बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें गलत है, गलत नहीं है, ये दरअसल एक प्रथा बन चुकी है अब। अच्छा, इसको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब ठीक है। अब यहां पर अब्दुल मजीद कहता है कहां जाना है कि भाई हमें काली मिर्च और लौंग चाहिए। हमें किसी ने बताया है कि यहां पर एक तट है, उस तट का नाम है कालीकट। कालीकट तट पर जाना है, ठीक है, कालीकट तट पर जाना है कि चलो चलते हैं। लेकिन कालीकट तट के अलावा यहां पर समझना है कि ऐसे ये जो हमारी लाइनें होती है ना, थोड़ा सा और आपको जूम करके बताते हैं। ये जो लाइनें होती हैं समंदर से लगी हुई, इन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है जो समंदर से लगी हुई लाइनें होती है। जैसे किसी का नाम है कोंकण तट, इधर उड़िया तट, इधर आपका मालाबार, इधर आपका कन्नड़ तट, इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो हमने रेड किया है, ये वाला जो हमने आपको रेड करके दिखाया है, इसको कहते हैं मालाबार तट। इस मालाबार तट पर जाना है। तो फिर पूछा कि मालाबार तट पर भी कहां, ये तो बहुत लंबा है। अरे आपको मैप में ही तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन होगा तो ये बहुत लंबा ना। तो मालाबार तट में भी कहां, तो किसी ने बताया कि इस मालाबार तट में एक जगह पड़ती है कालीकट। तो मालाबार तट पर, मालाबार तट पर आया, ठीक है। इसके बाद कहें कि मालाबार तट में भी कौन सी जगह है, क्योंकि मालाबार तट तो बहुत बड़ा है, तो इसमें भी एक जगह है जिसका नाम है कालीकट। एग्जामिनर कालीकट पहले पूछता था मालाबार तट, लेकिन एग्जामिनर धीरे धीरे डेप्थ बढ़ाता जा रहा है, तो अब पूछने लगा कालीकट। लेकिन अब और ज्यादा हद करने लगा, अब पूछता है कि इस कालीकट में भी, चूंकि ये भी पड़ा होगा, तो यहां पर जहां उसने अपना बेड़ा उतारा वो जगह कौन सी थी, मतलब इसके पीछे एक गांव है जहां पर वो रुकेगा। तो एक्चुअल में इसमें भी डेप्थ पूछता है, तो इसका नाम है कप्पकडाबू। कप्पकडाबू, ये जगह का नाम है कप्पकडाबू। तो भाई आप याद रखना, पहला पूछे मालाबार, सिंपल पूछ रहा है, थोड़ा सा हल्का डेप्थ में पूछेगा कालीकट पूछेगा, और तीसरा ज्यादा ही डेप्थ पूछेगा कप्पकडाबू। कप्पकडाबू एक जगह का नाम है जो जस्ट जहां पर ये बेड़ा उतारता है। देखिए ये आएगा यहां पर 17 मई को, लेकिन 17 मई के बाद जब बेड़ा उतारेगा तो ये हो जाएगी आपकी 20 मई, याद रखेंगे 1498। अब जैसे ही ये भारत में यहां पर आएगा और यहीं पर यहां का जो राजा होता है, वो इस राजा जो है इसका स्वागत करने पहुंचता है, जमोरिन, और कहता है बताइए महाराज क्या चाहिए। तो वो इंग्लिश में बात करता है, लेकिन ट्रांसलेटर साथ में लेके आता है कि बताओ हमें क्या चाहिए। तो वी वांट काली मिर्च, इस तरीके से कुछ बताता है, ठीक है। ये सब बातें हम आपको इसलिए बताते हैं, और ये सब आपको जो बता रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर पाए और थोड़ा आपको अच्छा लगे, ठीक है। चीजों को आप थोड़ा सा इंजॉय करते हुए सीखते रहिए, ओके। अब यहां पर जो है जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और जमोरिन ने कहा बोलिए महाराज आपको क्या क्या चाहिए, कि वी वांट काली मिर्च। इसके अलावा उसने बताया कि वी वांट इलायची, वी वांट लौंग, इस तरीके से उन्होंने बताया। अब आप कह रहे होंगे ऐसे बोला था कि हाँ ऐसे ही मान लो, याद तो हो जाएगा ना। तो ऐसे में उसने कहा कि जी आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन तारीख याद रखेंगे 20 मई को बेड़ा उतारता है, ठीक है। अब जिस पानी के जहाज से आया, हालांकि ऐसे में एसएससी में एक बार सवाल पूछा और एक बार केबीसी में सवाल पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल यह था कि अच्छा ये बताइए कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो जिस जहाज से वो आया उसका नाम क्या है। सही कैसा सवाल है, एसएससी में भी पूछ लिया गया है, इससे पहले केबीसी में पूछा गया था। क्योंकि देखिए एग्जाम में भी कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए इधर उधर से चीजें उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर था, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, रेड उसका नाम था। अच्छा जैसे कंपनी मारुति है, जैसे कंपनी आपकी टोयोटा है, उसी तरीके से रेड ड्रैगन जो है उसका एक कंपनी का ही नाम समझिए, उस जहाज का नाम है ये रेड ड्रैगन, उससे आया है ये, ठीक है। आगे अब इसका स्वागत भव्य किया गया, इसकी इज्जत की गई वास्को डी गामा की जमोरिन के द्वारा। इसे बेहतरीन खाना खिलवाया गया और कहा कि बारी काली मिर्च चाहिए, लौंग चाहिए, लाइए महाराज के लिए काली मिर्च और लौंग, और सर आपको इसके अलावा कभी भी जरूरत हो आप हमें बताना, हम और आपको काली मिर्च और लौंग देंगे। लीजिए हमारी तरफ से 4-6 गिफ्ट और एक्स्ट्रा लीजिए। में वास्को डी गामा, यार लोग यहाँ भारत के लोग तो बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, ये तो इतना सम्मान देते हैं और हमें चीज भी दे रहे हैं, और वो चीज जो हमारी जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में यही लोग जो हैं इतना ज्यादा सम्मान देते हैं, और सम्मान के कारण क्या होगा कि यही सम्मान उसको डाइजेस्ट नहीं होगा,
वो कहेगा कि भाई ऐसे लोगों से तो व्यापार हमें करते रहना चाहिए। यहां से काली मिर्च लौंग वगैरह लेकर के ये चल देता है अपने देश वापस, और उस जहाज में रख लेगा काली मिर्च लौंग इलायची वगैरह वगैरह कॉटन लेकर के सीधे चलेगा अपने देश। और अपने देश जैसे वापस पहुंचता है तो भव्य स्वागत होता है कि आ गए साहब, जो हमारे लिए जरूरी अमृत था वो ले आए हैं। अब जैसे ही इसका जब वापस स्वागत किया जाएगा तो अब यह व्यापारी है जो कि व्यापार करने के लिए काली मिर्च, व्यापारी आप उसका सम्मान कितना करेंगे जिस समय पर आप ऐसे क्षेत्र में बस गए हो जहां पानी ना हो और आप पानी पानी के लिए परेशान हैं और पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, और पानी कोई व्यापारी आपको ला करके दे रहा है, आप उसका भी सम्मान करेंगे। तो व्यापारी है, ये व्यापार के लिए कर रहा है, लेकिन फायदा देखना इसको कितना हो। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है भाई, ऐसे में पूछ उससे जो उसने काली मिर्च और लौंग बेची वहां पर, तो ऐसे में उसे 60 गुने का फायदा हुआ, 60 टाइम। भाई एग्जाम में बहुत पूछता है इस वाले सवाल को, लेकिन पूछेगा किसमें? हिस्ट्री में। अब आप कहेंगे कि अभी तो वो पढ़ रहे थे हम ज्योग्राफी, अब हम हिस्ट्री पढ़ने लगे। हाँ जी, ऐसे ही चलेगा 2 दिन, उसके बाद में फिर हमारा पॉलिटी शुरू। ठीक है, तो पूरी बात आपको जब समझ में आ जाएगी के बाद आपको इंपोर्टेंस लगेगी कि हाँ, ये वाला पोर्शन जो कोई टीचर नहीं करवाता है, दरअसल इस पोर्शन की कितनी इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो यहां से 60 गुने का फायदा होता है इसे। और अब आप कहेंगे कि 60 गुने का फायदा है तो कौन सा ज्यादा फायदा है? तो सोचिए, अगर आप कोई 1 रुपए की चीज खरीदते हैं और उसे 60 में बेचते हैं, आपको कम लग रहा है। अब आप एक चीज, जब आप किसी चीज को 10,000 या 1,000, चलो मान लेते हैं 1,000 करोड़ की आप उसको खरीद के लाए और आपने इसी को 60 गुने फायदे पर बेच दिया, तो इंटू 60 करिए, कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2 3 4, तो कितना? 60,000 करोड़ का फायदा। 1,000 करोड़ लगा करके 5900 करोड़ का फायदा है भाई। इतना फायदा उसे हुआ, तो लगा कि भाई ये देश तो बड़ा अच्छा है, ऐसे देश में तो हमें बार बार जाना चाहिए। ऐसे अगर वास्को डिगामा जब आया था भारत में, इसको इतना सम्मान दिया गया और इसने यूरोप में जाकर के ढिंढोरा पीटा कि भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं, बहुत सम्मान करते। जमोरिन की गलती थी। जमोरिन अगर इसको भांप लेता कि यह व्यापारी आया है और यह आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगा, तो कुटाई करनी चाहिए। आप खुद सोच करके बताइए, अगर वास्को डिगामा की कुटाई हो जाती तो क्या यूरोप में जाकर के ढिंढोरा पीटता कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, चलो व्यापार करेंगे? नहीं ना। ऐसे में वास्को डिगामा की कुटाई ज्यादा होनी चाहिए थी, तगड़ी। यहां पर निशान, यहां पर निशान, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाना चाहिए था, वापस कभी ना आता। हमारा देश कभी गुलाम नहीं बनता। शुरुआत यहीं से मानिए। जमोरिन की गलती है, सम्मान देने की जरूरत, ठीक है। चलो, हमारा देश तो आप जानते ही हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की रणनीति अपनाता है, अतिथि देवो भव की रणनीति अपनाता है, तो ऐसे में ये चीज नुकसान भी तो दे रही थी। तो खैर, हो सकता है वो इतना ना उस समय पर सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है उसे लगा हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट पिटाई होनी चाहिए। इतनी पिटाई कि उस बगुले को जैसा वो दिख रहा था उसको और ज्यादा छील देना चाहिए था, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं, अब इसके बाद में ये यूरोप में ढिंढोरा पीटेगा और यूरोप में अब नाम हो चुका है कि वो अमृत कहां मिल रहा है, काली मिर्च लौंग गरम मसाले कहां मिल रहे हैं? भारत। अब भारत आने की कवायद और शुरू होगी। यहां पर 3 लोगों के नाम हमने धीरे 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 यहां पर आपको और समझना है कि अब केवल एक यात्री आता है भारत में घूमने, या भारत में घूमने के लिए आएगा। यात्री जो भारत में घूमने के लिए आता है, केवल ये कि भारत का नाम बहुत सुना है उसने, ये केवल अपनी किताबों में लिखना चाहता है कि भारत ऐसा है वैसा है। इसका नाम है रॉल्फ फिंच। इसका रॉल्फ फिंच। और रॉल्फ फिंच जो आएगा वो भारत में घूमने आएगा 1583 से 91 में। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, केवल एक यात्री है, केवल घूमने, ऐसा समझिए। मतलब ठीक व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रॉल्फ फिंच याद रखेंगे। अभी हम आपको रॉल्फ फिंच के बारे में और समझाने वाले हैं। यहां से एग्जाम में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं भाई। ऐसे में आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं। अगर हम आपसे कहें कि रॉल्फ फिंच जब आया भारत में, तो भारत में शासन कर कौन रहा था? ये तो बहुत पुरानी बात है। आजकल तो हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है ना, उस समय पर कौन राजा था भाई। तो ऐसे में अब थोड़ा सा अपने भारत पर आते हैं, और रॉल्फ फिंच जब आता है तो भारत में कौन शासन कर रहा था, थोड़ा सा यहां पर समझेंगे कि रॉल्फ फिंच जब भारत में आया उसी समय पर यह जाकर के भारत में आता है जिस समय पर अकबर का शासन। अब अकबर का शासन आप जानते हैं जब चलता है तो अकबर उसी समय पर 1571 में अपनी राजधानी बनाता है
ये जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, तो दरअसल इसका नाम ही केवल सीकरी था, बट फतेहपुर नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इसे गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में यहां पर एक दरवाजा बनाया और नाम रख दिया फतेहपुर। फतेह यानी जीतना। इसने अकबर ने, अकबर का शासनकाल इस समय चल रहा था। इसने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी क्यों बनाया इस इतिहास में समझेंगे, बट थोड़ा सा आपको बता दें। दरअसल अकबर के कोई संतान नहीं होता था। अकबर बड़ा परेशान था कि इस साम्राज्य को संभालेगा कौन भाई, अगर कोई संतान नहीं हो रहा है। ये तो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास गरीबों में भी है। जब लड़का नहीं होता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि इस साम्राज्य को संभालेगा कौन, जबकि साम्राज्य नहीं है। ऐसे में राजा का साम्राज्य तो है भाई, उसका तो जेन्युइन बनता है कि इसको संभालेगा कौन, लेकिन लड़का कोई होता नहीं था। इसकी शादी जो आप जानते हैं जोधाबाई से हुई थी। जोधाबाई से शादी हुई, लेकिन ये मन्नत मांगने जाता था वो आपका अजमेर, अजमेर में जाकर के मन्नत मांगता था। और वहां पर दरगाह है, आप जानते हैं, दरगाह में मन्नत मांगता था और पैदल जाता था। कहां से, आगरा से सीधा पैदल, और पैदल ही वापस आता था। बड़ी मेहनत करता था और मन्नत मांगता था कि हे प्रभु, या हे जो उनके मानने वाले हैं, कि आप कैसे भी करके मुझे बच्चा उत्पन्न करवा दीजिए। बच्चा नहीं होता है, लड़का नहीं होता है। ऐसे में किसी ने बताया कि आप इतनी दूर वहां पर जाते हैं यात्रा करने, आप यही पास में जाइए ना, पास में भी एक बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। तो ऐसे में शेख सलीम चिश्ती सीकरी में रहा करते थे, सीकरी में रहते थे शेख सलीम चिश्ती। और इन्हीं शेख सलीम चिश्ती को क्या किया उन्होंने कि भाई शेख सलीम चिश्ती के लिए उन्होंने जाकर के हाथ जोड़े कि भैया मेरे बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, लड़का नहीं होता है, कृपया करके मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है तथास्तु, तुम्हें लड़का हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और वह लड़का उत्पन्न होता है अकबर के, उसी का नाम, क्योंकि लड़का हुआ है किसके आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, उसी लड़के का नाम रखता है अकबर, जिसका नाम है सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ऐसे में इसी बात से खुश होकर के जब अकबर, इसका जहांगीर या सलीम का जन्म हो जाता है, तो अब अपनी राजधानी को ट्रांसफर करता है फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी को पूरा एकदम मतलब इतना मॉडर्न करा देता है। वहां पर ये मॉन्यूमेंट्स, वहां पर फतेहपुर सीकरी दरवाजा, ये वो इतना बेहतरीन करवा देता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसी बीच ये रॉयल फिंच भारत में आता है और अकबर का भौकाल देखता है। कहता भाई आप नरेंद्र मोदी का भौकाल देखना, आप दूर से कह सकते हैं कि ऐसे है कि वैसे, लेकिन जब आप जाएंगे तो पास भी नहीं जा सकते। एसपीजी कमांडोज आपको इतने सारे दिखेंगे, तब लगेगा यार प्रधानमंत्री का भौकाल कितना तगड़ा होता है। ये तो राजा था, कभी भौकाल था। भौकाल देखा रॉयल फिंच ने और देखा कि भाई फतेहपुर सीकरी कितना बढ़िया बना रखा है इसने। तो ऐसे में इसने कहा कि फतेहपुर सीकरी, सीकरी, क्योंकि राजधानी जो रही है ना 1571 से शुरू हुई और 1585 तक राजधानी रही है। बाद में क्यों नहीं रही है इसको हम हिस्ट्री में बता देंगे आपको, बट इतना जान लीजिए यहां पर फतेहपुर सीकरी को कहा है कि ये तो लंदन है, इसकी तुलना लंदन से की है। एग्जाम में बहुत आता है सवाल, पूछेगा कि किस व्यक्ति ने फतेहपुर सीकरी की तुलना लंदन से की है, तो किसने की है, रॉयल फिंच ने, क्योंकि इसने अकबर का भौकाल देखा। ये भी वापस जाता है और ढिंडोरा वही कि भाई बहुत तगड़ा देश है भाई, इसमें तो भौकाली लोग रहते हैं, ये है वो है, ये भी ढिंडोरा पीट रहा है। उधर वास्को डी गामा, यानी इतना ढिंडोरा पिट गया कि वहां के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि भाई ऐसे में 60 गुने का फायदा है, तो हम भी व्यापार करेंगे, हम भी व्यापार करेंगे, हम भी वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापार करने के, आप खुद सोचिए, जैसे पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बट हमारे यहां से मुकेश अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, ये बड़े बड़े लोग मिलकर के एक कोई ऐसी कंपनी बनाए जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करे। आपको भी लगे कुछ तो बात है पाकिस्तान में। सेम उसी सिचुएशन को समझिए, उस समय पर भारत में कुछ तो बात थी। तो भारत आने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए इन बड़े बड़े लोगों ने, चूंकि 60 गुने का फायदा हुआ था, इन लोगों ने यहां भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। आप यकीन मानिएगा इतने लोग थे वहां के बड़े बड़े, उसमें 217 लोग वहां की रानी भी शामिल, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, 217 लोग मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। अब आप कहेंगे ये ईस्ट इंडिया क्या है, तो थोड़ा सा फिर से वापस चलिए, अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं। आपको हमने बताया कि अब ये जो ये है, ये आपका वास्को डी गामा भारत आ गया, इसने तो खोज भारत की कर दी, ऐसा कहते हैं, बट ये गलत बात है। भारत की खोज कभी किसी ने नहीं की, भारत पहले था, भारत है, भारत रहेगा, लेकिन भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा गया, किसके द्वारा, यही जो आपका वास्को डी गामा। लेकिन भारत की खोज तो भारत का पहले नहीं था
किताबों में पूछा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है, और एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है कि भारत की खोज किसने की, और एग्जाम में सही मान लेता है किसे, वास्को डी गामा। बट ये गलत बात है। ऐसे में उन्हें सोचना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन डालने पहले, और किताबों में भी ये एडिटिंग करवानी चाहिए। भाई किताबों में आप गलत चीजें क्यों लिख रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही है, बहुत सी चीजें गलत होती हैं। तो भाई उसकी खोज, भारत की खोज किसी ने नहीं की है। भारत आने का समुद्री मार्ग जरूर खोजा है, जो कि सही बात है, बट वो गलत बात है जैसे भारत की। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, कोलंबस के बारे में हमने बताया था कि यहां पर चला गया। तो इंडिया की खोज, इंडिया की खोज मींस कि इंडिया को आने का रास्ता तो ढूंढ लिया आपका किसने, वास्को डी गामा ने। बाद में वास्को डी गामा ने कहा कि यार वो भी तो गया था इंडिया, वो कहां गया था बागड़विला। तो ऐसे में ये इंडिया आया है कौन, वास्को डी गामा। तो ये कहां गया था बाद में, ओहो बेवकूफ था वो दरअसल इंडिया नहीं है, इंडिया जैसा है, वहां के लोग इंडिया जैसे हैं। तो बाद में इस इंडिया जो कि यहां पर नाम रख गया था इसका, इंडिया यहां पर भारत इसका नाम रख गया था इस वाले का, इसलिए बाद में ये चेंज किया गया। और चेंज कैसे किया गया कि भैया अगर हम इसको बीचों बीच से डिवाइड करें ऐसे, है ना, ऐसे अगर डिवाइड करें तो ये बनेगा आपका ईस्ट, ये बनेगा आपका ईस्ट, और ये बनेगा वेस्ट। इसीलिए ये वाला क्षेत्र जो ओरिजिनल है इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया, यानी इंडिया ये है। लेकिन इसकी खोज भी बागड़बिल्ला करके गया था, इसीलिए कहता है इसको वेस्ट इंडीज। तो पूछता है एग्जाम में अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका तो भाई आपका क्या है, ये अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है। तो खोज किसने की है, वेस्ट इंडीज की, इसका नाम पड़ा और इसकी खोज भी। मार्ग की खोज कहें, बात समझ में आ गई। तो ये बना वेस्ट इंडीज, ये बना ईस्ट इंडीज। अब जितना भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडीज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडीज के नाम से भारत में आएगी और व्यापार करने की कोशिश करेगी। देखिए जान लीजिए इसकी स्थापना कब होती है, 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना होती है। संस्थापक है जॉन बस और जॉन वाइट, इसीलिए इसे जॉन कंपनी भी कहा जाता है ईस्ट इंडिया को। इसका आप लोगो देख लीजिए, ये इसका एक उस समय पर लोगो था, 2 शेर हैं इसमें, है ना, और जॉन कंपनी 217 लोग। और इसका मूल नाम जो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका ये मूल नाम था। ठीक है, समय याद रखेंगे 31, एक दिन भी अगर लेट होता तो आपका 1601 हो जाता, एक दिन लेट नहीं है, लास्ट डे ही इन्होंने किया। याद हो जाएगा आपको, ईस्ट इंडिया की स्थापना होगी। क्या काम है ईस्ट इंडिया का, भारत से व्यापार करने का इसका काम रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहां पर देखें तो हमारा लेक्चर थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला है आप थोड़ा समझ लीजिए, इसको लेंदी है, बाद में हम थोड़े शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कैप्टन हॉकिंस भारत आता है ईस्ट इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन करके। कौन बन करके आएगा, ईस्ट इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन करके, क्योंकि उस देश में तो इन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल गई है क्योंकि भारत से व्यापार करने जा, लेकिन भारत में भी तो व्यापार करने की अनुमति भारत में भी तो चाहिए। तो भारत के राजा से अनुमति चाहिए कि भैया हम आपके यहां पर व्यापार करना चाहते हैं, कृपया हमें परमिशन दे दीजिए। तो ऐसे में अब कैप्टन हॉकिंस आएगा कब, 1608 में। अब ये कब आएगा, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तब अंग्रेजों की, वो कब बनी, वो बनी 1600 में, और भारत में उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आज्ञा लेने के लिए 1608 में आता। अब हम अपने भारत पर आते हैं, क्योंकि हम इसको छोड़ करके अब अपने भारत के बारे में समझते हैं कि भारत में उस समय कौन राजा था और क्या चल रहा था। तो थोड़ा सा आपको चलते हैं मुगल हिस्ट्री पर लेकर के। अब अगर मुगल में जाने तो 1526 से लेकर के 1530 तक का शासन बाबर का रहा है, ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। इसके बाद आप जानते हैं हुमायूं का रहा है 1530 से 1540 तक, 2 इसके काल रहे, हिस्ट्री में समझ लेंगे 2 काल कैसे रहे इसके, और 1555 से 1556 तक का रहा है। हुमायूं के बाद अकबर का रहा है, इसी के अकबर के समय पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनॉग्रेशन है या ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना है वो इसी के समय पर हुआ है। याद रखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके समय पर बनी, हमारे अकबर के समय पर बनी, यहां पर अकबर का शासन था। अच्छा, ये हमने जो यहां पर 12 लिखा है, ये दरअसल ये लिखा है राज्यों की संख्या, सूबे। तो अकबर का जब शासन था उस समय पर राज्य, यानी जैसे आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब जो राज्य हैं उस तरह से सूबे थे अकबर के समय पर 12। ठीक है, और अकबर के समय पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अकबर का शासन हमारे भारत में चल रहा था, और अकबर के बाद आता है जहांगीर का शासन।
और जहांगीर का शासन जो है वो 1605 से स्टार्ट होता है, 1627 तक रहता है। इसी समय पर हमने आपको अभी जस्ट बताया, देखिए पीछे की स्लाइड में आप देखिए, हमने जस्ट अभी बताया कि 1608 में आता है हमारा एक कौन, कैप्टन हॉकिंस भारत आता है व्यापार की अनुमति जहांगीर के पास। ये वही सलीम है जिसके बारे में हमने अभी बताया, अनारकली से नाम जुड़ा हुआ है इसका। तो ऐसे में जहांगीर अपना शासनकाल संभाल रहा था, जहांगीर गद्दी पर बैठा था। और यही जो आपका कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस एक लेटर लेके पहुंचा, और वो लेटर किसका था, जेम्स प्रथम, वहां के राजा का। उस राजा ने लिखा था कि मेरे प्रिय दोस्त, मेरे अकबर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं जिस व्यक्ति को भेज रहा हूं कैप्टन हॉकिंस को, इसको आप अनुमति दे दीजिए व्यापार करने की, आपका प्रिय मित्र जेम्स। ऐसा उसने लेटर लिखा था। लेकिन लेटर लेकर के जब जहांगीर के काल में ये बोलने लगा सामने कि यही आधा वर्जय वगैरह कहा उसने, और कहा कि अकबर की जय हो, अकबर की जय हो, मेरे प्रिय अकबर, ऐसे पढ़ने लगा। तो जहांगीर बोला, चूंकि दारू तो पीता था जहांगीर, और पी करके नशे में बोला कि भाई क्या बोल रहा है, हमारे पिताजी तो रहे ही नहीं, पिताजी तो बहुत पहले चले दिए, आप जिसका नाम ले रहे हैं वो हमारे पिताजी थे, हम नहीं, हम उनके बेटे हैं, सलीम, जहांगीर नाम है हमारा। तो ऐसे में बाद में पता चला कि भैया वो जो लेटर था वो अकबर के नाम का था, लेकिन आया किसके काल में था, जहांगीर के काल में। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है भाई, याद रखना है इसको, कि जहांगीर के काल में आता है कौन, है कैप्टन हॉकिंस। लेकिन किसका लेटर आता है, जेम्स प्रथम का, किसके नाम का, भारत के अकबर के नाम पर। जिंदा नहीं थे। अरे पहले के जमाने में फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ी थे, जैसे आज की तरह आपको पता चल जाती है कुछ चीजें तुरंत, पहले नहीं पता चलती थी, पहले टाइम लगता था, ठीक है, टाइम लगता था, इसी वजह से आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में जहांगीर जो है, वो जहांगीर के समय पर जब ये कैप्टन हॉकिंस आता है, तो कैप्टन हॉकिंस हाँ जी, तो कैप्टन हॉकिंस जब भारत में आता है, तो कैप्टन हॉकिंस जब इसके यहां पर आएगा तो पूरा समझदार व्यक्ति है, अंग्रेज वैसे भी समझदार रहे आपको पता है। तो अंग्रेज इस बात को तय करके आए हैं कि वैसे कैसे भी हमें परमिशन लेनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दिमाग लगाते हैं क्या, कि इन लोगों की राजभाषा, मुगलों की राजभाषा फारसी सी। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिले और वह अंग्रेज हो और आपके गांव की भाषा बोले, आहे रोए, तो ऐसे में आपको कैसा लगे, यार कितना बेहतरीन आदमी है, अंग्रेज है लेकिन हमारी भाषा बोल रहा है, ऐसे में आपको बड़ा उससे अपनापन लगेगा। ठीक उसी प्रकार कैप्टन हॉकिंस ने भी यहां आकर के कहा जिल्लल्लाही, और ये आप तो ये हैं, और माशाअल्लाह, ये भाई ऐसा खुश हुआ यह जहांगीर बेवड़ा कि खुश होकर के बोलता है, वाह क्या बात है कैप्टन हॉकिंस, हम तुम्हें एक उपाधि देते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस को ये उपाधि देता है कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर, किसकी, फिरंगी खां की, फिरंगी खां, दूसरा इंग्लिश खां, ये उपाधि देता है। इंग्लिश, आप अपनी कॉपी में इसको ध्यान से लिखें, फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि देता है, और गिफ्ट वगैरह देता है, 400 का मनसब पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें यहां परमिशन नहीं मिलती है, बट खुश बहुत होता है क्योंकि ये फारसी में बात कर रहा है भाई। कौन, कैप्टन हॉकिंस फारसी में बात कर रहा है, बड़ी बात थी उस समय पर। जहांगीर बड़ा खुश हुआ इससे कि वाह क्या बात है, कितना बेहतरीन व्यक्ति है। इसीलिए फिरंगी खां पूछेगा एग्जाम में, फिरंगी खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा। किसको दी गई, आप जानते हैं, कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर के बाद बात करें तो एक और राजा आएगा, शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया है, आप जानते हैं। ये जो समय रहा है 1627 से लेकर के 1658 तक का रहा है। फिर यहां पर फिर उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, औरंगजेब का नाम सुना होगा, दारा शिकोह का नाम सुना होगा, ये सब आपस में लड़ते हैं। लेकिन औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को गला काट देता है उसका, और प्लेट में अपने पिताजी के पास लेके आता है, किसके, शाहजहां के। शाहजहां के पास आता है, शाहजहां बड़े खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कैद में रखा जाता है। लाल किले में, जो आगरे का लाल किला है, उसी में से ताजमहल दिखता रहता था, कहता था देखते रहिए इस ताजमहल को, एक वहां पर एक विंडो सी बना। ऐसे में पिताजी से मिलने के लिए कभी नहीं आता था। लेकिन एक दिन खबर आती है कि आपके शहंशाह आलम, आपके पुत्र औरंगजेब आपके लिए तोहफा भेज रहे हैं। तो शाहजहां बड़ा खुश होता है कि चलिए हमारे बेटे ने कभी तो याद किया, बड़ा खुश था। तो लेकिन जैसे ही आया तो प्लेट आई थी बहुत बड़ी, उस प्लेट में इसके सबसे प्रिय पुत्र शाहजहां के
दारा शिकोह की ऊपर की जो गर्दन थी, ऊपर का सर था, धड़ नहीं था। धड़ तो उसने जो बॉडी थी उसकी धड़ वो घोड़े पर रखवा करके पूरी दिल्ली में घुमाया। आप जानते हैं कि अगर आपको ये बताएं कि आगरे का जो ताजमहल है, इसी ताजमहल में दफन है उसका सर, लेकिन धड़ उसका दिल्ली में दफन है, हुमायूं के मकबरे। धड़ आपका वहां, बाकी हिस्ट्री में आपको बताएंगे, उसके लिए पेशेंस रखिए, कोई इशू, ठीक है। शाहजहां के बाद आप जानते हैं नया राजा आता है। और अच्छा, सूबे की बात कर लें तो जैसे अकबर के समय पर 12 सूबे थे, लेकिन शाहजहां के समय पर यह सूबे की संख्या हो जाती है 19। ध्यान रखिएगा, 19 काफी संख्या है, बड़ी संख्या, ठीक है। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब जब आता है, बड़ा ही कट्टर व्यक्ति होता है, और 1658 से 1707 तक ये जिंदा रहेगा। और इसके समय पर सूबे की जो संख्या है वो 21। सबसे ज्यादा सूबे की संख्या अगर मुगलों में रही तो औरंगजेब के समय पर रही, ठीक है। और औरंगजेब के समय पर जो दो सूबे बड़े हैं, ये है बीजापुर, ये है आपका बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा हम बोल रहे हैं, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बीजापुर और गोलकुंडा दो राज्य नए बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा राज्य किसके थे? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब अपने लास्ट समय पर वो कहता है कि यार मेरे पास इतने राज्य हैं, लेकिन उतना धन तो नहीं है। ऐसे में राज्य की संख्या तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जैसा कि किताबें बताती हैं। अकबर के समय पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, जहांगीर के समय पर भी बहुत अच्छी रही है, शाहजहां के समय पर भी ठीक ठाक रही है, लेकिन औरंगजेब के समय पर स्थिति बहुत डाउन थी। तो इसका यह मानना था कि भाई हमारा भारत का सबसे ज्यादा जो प्रीसियस स्टेट है वो था बंगाल। उसने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंगाल को संभाल सके। ऐसे में दक्षिण भारत में एक लड़का था सूर्य नारायण मिश्रा। तो सूर्य नारायण मिश्रा अपना धर्म परिवर्तन करता है, औरंगजेब का बड़ा ही प्रिय और बहुत ही एक्टिव लड़का होता है। उसकी पोस्टिंग एज ए दीवान वो यहां पर, ये देखिए आपको ये वाला दिख रहा है, मैं रेड पेन ले लेता हूं। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये बंगाल का क्षेत्र है। देखिए मैंने मैप आपको वही दिया है जिस समय पर 1700 से लेकर के 1792 तक का यहां पर मैप दिखाया गया। ये देखिए ये उसी समय का मैप है जैसे हमारे देश में स्थिति थी। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है बंगाल, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। आज का बंगाल पश्चिम बंगाल नहीं, आज का पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जिसको बांग्लादेश कहते हैं, बिहार, उड़ीसा, बिहार से कटा है झारखंड, ये और आपके कई असम भी इसमें शामिल था। तो बहुत बड़ा राज्य था उस समय पर। तो इसी का एक दीवान नियुक्त करता है आपका कौन? औरंगजेब। और उस दीवान ने अपना नाम बदल लिया था, उसने रख लिया था अपना नाम धर्म परिवर्तन करके मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, बात समझ में आ गई आपको? ठीक। तो यहीं पर औरंगजेब के बारे में और बातें बताएं। औरंगजेब बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था। एक संप्रदाय होता है जिसे हम, एक संप्रदाय है, इतना खतरनाक संप्रदाय है, उसका मानना है कि म्यूजिक नहीं, मनोरंजन नहीं, कला नहीं। तो ऐसे में औरंगजेब बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था। और जो संप्रदाय था उस संप्रदाय में ताल्लुक रखता था, उसमें यह था कि भाई आप जो है डांस नहीं करेंगे, म्यूजिक नहीं सुनेंगे, आप कला नहीं करेंगे। तो इसने जितने भी कलाकार थे, जो चित्रकार थे, उन सबको भगा दिया दिल्ली से। और वह दिल्ली से भाग करके बिहार पहुंचे। अपनी कला थोड़ी भूल जाएंगे, तो बिहार पहुंच करके उन्होंने एक कला को जन्म दिया। आप जानते हैं मधुबनी कला बड़ी फेमस है। ये उसी समय के लोग हैं, इनके पूर्वज जो दिल्ली से औरंगजेब के द्वारा भगाए गए थे, दिल्ली से औरंगजेब के द्वारा भगाए गए थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे कहें कि औरंगजेब और क्या करता है, कि औरंगजेब के जो लड़के हैं, वो एक लड़का थोड़ा सा ये कहता है कि भाई मैं बड़ा हो रहा हूं, पापा मेरे को थोड़ा सा साम्राज्य वगैरह सिखाइए, साम्राज्य वगैरह मैं इसमें अब शासन करूंगा। कहता अच्छा। ऐसे में सरिया जो गर्म होती हैं, उस सरिया को उसकी आंखों में, बट इसकी पूरी कहानी आपको हम हिस्ट्री की क्लासेस में बताएंगे, अभी आपको शॉर्ट में बता, ठीक है। क्लास हमारी हिस्ट्री की चल रही है, लेकिन ये क्लास है पॉलिटी की, ठीक है। तो ऐसे में औरंगजेब उस लड़के को इतना टॉर्चर कर देता है, अंधा कर देता है। इस वजह से उसके बाकी जो भाई होते हैं वो भी बड़े पैनिक में आ जाते हैं, कहते हैं बड़े खतरनाक अब्बा हैं, ऐसे में तो ये अब्बा सबको मार देंगे। तो ऐसे में वो लड़के बड़े होते रहते हैं, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, लेकिन लड़कों की हिम्मत नहीं पड़ी कि पिताजी अब आप बुजुर्ग हो गए, साम्राज्य हमें दे दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब लड़के जब बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो एक समय होता है, बॉडी में एक एनर्जी होती है, एक उम्र होती है, उसके बाद धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब कोई भी
छोटा मोटा कोई व्यापारी होता है, जैसे किसी की साड़ी की दुकान है, बर्तन की दुकान है, तो पिता जो होता है जिसकी दुकान है वो अपने बच्चे को अपने लास्ट 10-20 साल जब उसके बचते हैं कि भाई मैं बुजुर्ग हो रहा हूं, अब धीरे धीरे अपना लड़का वो बर्तन की दुकान पर या साड़ी की दुकान पर बैठाना शुरू कर देता है और समझाता है कि देख ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन औरंगजेब बहुत ज्यादा कट्टर है, कोई ज्यादा मोह नहीं है बच्चों में, इसी वजह से ये अपने किसी बच्चे को अपने साम्राज्य में शामिल करता ही नहीं है। तो बच्चा सीखेगा कैसे कि राज कैसे किया जाता है, नहीं सीख पाएगा ना। अब इसकी जो मृत्यु है औरंगजेब की वो होती है 3 मार्च 1707 में। 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हो जाती है। 3 मार्च 17। अब 3 मार्च 1707 में जब मृत्यु होगी, अब नंबर आता है उसके लड़के का कि अब ये राजा बनेगा। उससे पहले हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी कि पता था कि बाकी एक भाई ने कोशिश की थी लेकिन उसकी आंखें पड़वा दी। किसने? इस औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा ही खतरनाक था, ठीक है। अगर आप ये जानते हैं कि औरंगजेब, हमने हिस्ट्री की क्लासेस में वैसे पढ़ाया है आप सबको, तो आप बताइएगा कि औरंगजेब किस संप्रदाय से ताल्लुक रखता था जो इतना खतरनाक था कि वो ये मानता था कि ना तो कभी म्यूजिक को एक माना जाता है, संगीत को माना जाता है कि अल्लाह ईश्वर से मिलाने का एक रास्ता है, लेकिन ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो इसका जस्ट उलट। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद अब नया राजा बनेगा उसका एक लड़का, जिस लड़के का नाम है, पोस्ट मुगल पीरियड में पढ़ रहे हैं, जो कि औरंगजेब के बाद आएगा। अब जो कि औरंगजेब तक ही आपने कहानी सुनी है, बट हम आपको उसके बाद की कहानी बता रहे हैं। ये एग्जाम में यहां से सवाल ज्यादा है पोस्ट मुगल से। क्यों? क्योंकि सभी लोग बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की कहानी पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं। एग्जामिनर इस बात को जानता है और कहता है कि जो नहीं पढ़ रहे वहीं से क्वेश्चन डालो। तो पोस्ट मुगल से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब औरंगजेब के बाद अब नया जो राजा बनेगा वो इसका लड़का है, और उस लड़के का घर में जो नाम था वो मुअज्जम था। घर में क्या नाम था? मुअज्जम। अब आप मुझे बताइए, जब ये गद्दी पर बैठेगा तो मुअज्जम नाम से आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? जैसे मान लीजिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका नाम होता चिंटू। कैसा लगता कि चिंटू देश के प्रधानमंत्री हैं? अजीब लगता ना। ऐसे में इस मुअज्जम को ये जरूरत महसूस हुई कि मुझे कुछ ऐसा नाम रखना है जो गद्दी पर बैठने पर लगे कि हाँ ये सहिंसा है। तो इसने अपना एक नाम रखा मुअज्जम ने, और नाम क्या रखा? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, दोनों ही इसी के नाम है। 1707 में एक गद्दी संभालता है। बात समझ में आ रही है? इसका मूल नाम क्या है? मुअज्जम। ठीक है, गद्दी संभालेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन इसके पास में लोग आते थे। हमने बताया बंगाल में एक आदमी है जिसकी नियुक्ति इसके पिताजी ने की थी, औरंगजेब ने। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां। दीवान है, थोड़ा एक्टिव है, ज्यादा जानता है और औरंगजेब के थोड़े करीब भी था। इसके समय पर भी वही वहां पर दीवान है। वो टैक्स कलेक्शन करता है और इसको देता है। ठीक है, बट काबिल व्यक्ति है। पहले वो हिंदू होता है बट बाद में परिवर्तन कर लेता है। तो यहां पर बहादुर शाह जो प्रथम है, जिसको शाह आलम प्रथम कहते हैं, इसके पास में लोग मिलने आते थे और लोग कहते थे कि भैया शहंशाह आलम, हमारे राज्य पंजाब में, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, हमारे राज्य पंजाब में बड़ी समस्या है, थोड़ी समस्या का समाधान करिए। तो ये अपने मंत्रियों से पूछता था कि भैया ये पंजाब अपना ही है क्या? मतलब इसको ये भी नहीं पता था कि पंजाब इसका है या नहीं। जैसे आजकल सांसदों की हालत है, किसी गांव का नाम बताना, सांसद को पता ही नहीं होगा कि हमारे हमारे क्षेत्र में आता है। विधायकों का भी यही हाल है। तो अरे में इसको भी नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? रीजन, क्योंकि इसके पिताजी ने इसको सीखने का मौका ही नहीं दिया। और ये लड़का सोच रहा, क्योंकि इसकी उम्र इंतजार करते 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 उम्र हो चुकी थी इस लड़के की 62। देखिए इसकी उम्र कितनी थी, 62 वर्ष या 63 वर्ष, 62 या हाँ जी, इसकी उम्र हो चुकी थी 62 या 63 वर्ष। ऐसे में एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जाते हैं और सवाल यह आता है कि बताइए मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा उम्र दराज या उम्र में बैठने वाला वृद्ध व्यक्ति शासक कौन था? तो याद रखना है सबसे वृद्ध है। अब ये जो व्यक्ति है भाई, ये बहादुर शाह, इसके पास आता था कोई और पूछता था कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में समस्या है, तो बराबर वाले से पूछता था कि मध्य प्रदेश अपना ही है क्या? ऐसे में लोग बोले यार पागल आदमी है ये, इसको ये भी नहीं पता है कि अपना मध्य प्रदेश है क्या, पूछता है।
तो लोगों ने इसे उपाधि दी साहेब खबर। नाम में बहुत पूछी जाती है भाई, इसका मूल नाम, इसका असली नाम और इसकी उपाधि। साहेब खबर इसकी उपाधि थी, बात याद रखिएगा। शाहे बेखबर, मूल नाम मुअज्जम है। ठीक है, ज्यादा लंबा शासन नहीं रहेगा, 1707 से लेकर के 1712 तक रहेगा, कोई इशू नहीं है। वहां से बंगाल से वो भी व्यक्ति जो मुर्शीद कुली खां, वो देख रहा है यार पता नहीं कैसा। औरंगजेब बढ़िया था, वो थोड़ा ठीक करता था, लेकिन उसका लड़का तो थोड़ा पागल सा है। साहिब बेखबर है, वो भी गया था बंगाल को समस्या लेकर के कि हमारे बंगाल में कोई समस्या चल रही है, तो कह रहा था बंगाल सुना सुना सा लग रहा है, अपना ही है क्या। तो ऐसे में इसको पता कुछ नहीं था, इसी वजह से इसका नाम साहिब बेखबर था। उम्र भी बहुत थी, क्या करता, उम्र होती है 30-35 चाल 40 चाल पर कि भाई हम कुछ बन जाएं, कुछ कर लें, लेकिन जब उम्र ढल जाती है तो इंसान की इच्छाएं खत्म हो जाती है। वैसा ही व्यक्ति है, इसको ज्यादा अब लालसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका बाद आएगा अगला राजा जहांदर शाह, क्योंकि ये 1712 में नया राजा बनेगा जहांदर शाह। इसकी अजबी कहानी थी। ये क्या करता था भैया कि जब कोई इससे मिलने आता था तो मिलने पर ये पूछता था क्या करते हो आप। जहांदर शाह की बता रहे हैं हम। जहांदर शाह पूछता था क्या करते हो आप, तो वो कहता था मैं गाना गाता हूं, जरा गा के दिखाओ। तो गा के दिखाता था जो इससे मिलने आता था। गाना सुनने के बाद कहता था यार क्या गाते हो यार, बेहतरीन गाते हो तुम, तो तुम हमारे मंत्री बनोगे। ऐसी बात। ये जहांदर शाह इतना बेवकूफ था कि जब कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो उसको मंत्री बना रहा है, ये कौन सा लॉजिक है। किसी ने बहुत अच्छी चित्रकारी कर, भाई बहुत अच्छी चित्रकारी कर रहे हो, हमारे गृह मंत्री बनोगे, ऐसी बातें थी। इसीलिए ये जो है व्यक्ति अब दिन भर क्या करता था, इस तरह की चीजें कर रहा है। दूसरा, दिन भर लड़ाई देखता था, भैंस की और भैंसे की आपस में लड़ाई होती है ना, जैसे मुर्गा मुर्गी की लड़ाई होती है, दोनों पशुओं की पहले लड़ाई बहुत होती थी, उस लड़ाई को देखता था दिन भर। और उसके बाद अपने साम्राज्य में शाम को शहंशाह आलम इस तरीके से आएगा और बस एक ही बात कहेगा, म्यूजिक। म्यूजिक चालू हो जाएगा, डांस चलेगा। दिन भर का यही काम था। क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगजेब के बाद में जितने भी राजा आए सबके सब ऐसे ही हैं, इनको सबको मिला है, किसी ने मेहनत थोड़ी की है। भाई बहादुर शाह प्रथम हो, इसका कोई मतलब नहीं था। जहांदर शाह, इसको कोई मतलब नहीं, सब भोग रहे। वही संपत्ति, वही साम्राज्य जो इनके दादा परदादाओं ने बनाया था। बाबर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बाबर के बाद अकबर के नाम सुनते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, सब कुछ ये ठीक थे, तभी तक के नाम आपने सुने, बट इनके नाम नहीं सुने होंगे। तो जहांदर शाह ऐसा व्यक्ति था, म्यूजिक और म्यूजिक में देखता था। अब एक लेडी नाचती रहती थी बहुत, भाई क्या लेडी है, ऐसे में उसी का फैन हो गया, दिन भर उसी का डांस देख रहा है, मुर्गा लड़वा रहा है, भैंस भैंसा लड़वा रहा है, इस तरीके की चीजें हैं। कोई गाना अच्छा गा रहा है, उसे मंत्री बना दे रहा है। इतना ज्यादा बेवकूफ आदमी था कि स्त्री के पीछे भागने की वजह से और मूर्ख होने की वजह से इसे एक उपाधि दी जाती है, लंपट मूर्ख। भाई याद रखना, लंपट मूर्ख की उपाधि पूछी जाती है। ये लंपट मूर्ख कहा जाता है। ये कौन है, जहांदर शाह। लंपट मूर्ख की उपाधि इसे दी जाती है क्योंकि ये लंपट का मतलब होता है स्त्री के पीछे भागने वाला। तो डांस तो देखता ही था, स्त्री के पीछे भागता रहता था, बाकी और कोई काम नहीं था इसका। इन राजाओं में पोस्ट मुगल में, आपको मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, पोस्ट मुगल पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, अभी तो हमारा पॉलिटी चल रहा है, तो ऐसे में वहां पर आपको बताएंगे ऐसा भी राजा था, एक आक्रमण करने आया, ये म्यूजिक चला रहे थे। अगला राजा जो बताएंगे आपको, तो ऐसे में राजा बैठा है अपने साम्राज्य में, पता चला कि वहां पर एक शहंशाह है, दूसरे शहंशाह कोई आक्रमण कर रहे हैं, ये कहता है चलो भागो भागो भागो, खुद भी भाग जाता है और अपनी जो प्रजा थी उसे भी लेके भाग जाता है। ऐसे मूर्ख हैं। ठीक है, तो जहांदर शाह के बाद अब इसका शासनकाल 1 ही साल रहेगा क्योंकि मूर्ख है, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। इसके बाद नया आएगा फर्रुखशियर, 1713 में आता है और 19 तक ये रहता है। ठीक है, बात समझना। अब ये फर्रुखशियर क्या है, इसकी भी अजब कहानी है कि वहां पर याद रखिए, वहां पर का बंगाल में काबिल व्यक्ति है मुर्शीद कुली खां, वो अपना काम कर रहा है, टैक्स कलेक्ट करके लाता है और इनको दे जाता है। जब भी आता है कहता है कि मैं बंगाल से आया हूं। तो ये बेवकूफ जो है, जो जहांदर, वो साहिब बेखबर जो पहले वाला था, वो कहता बंगाल अपना टैक्स लाए हो क्या, अपना ही वाला है क्या ये। तो ऐसी बातें होती थी, ये दिमाग इसका कचरा रहा था, बोला यार पता नहीं कैसे कैसे राजा आ रहे हैं, बहादुर शाह आ रहा है, जहांदर शाह आ रहा है। अब फर्रुखशियर की कहानी सुनिए। फर्रुखशियर क्या करता है भाई कि फर्रुखशियर को मतलब इत्तेफाक से इसको फोड़े हो जाते हैं और चेचक हो जाती है। चेचक आप जानते हैं कि स्किन पर, चेहरे पर दाने दाने से हो जाते हैं, गड्ढे गड्ढे टाइप हो जाते हैं, वो चेचक, पहले बीमारी, ये इसका इलाज नहीं था। अब इसी का फायदा उठा करके अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज कहते हैं अगर इस बादशाह की इस चेचक की बीमारी को यदि ठीक कर दिया जाए तो ये हमें व्यापार करने की परमिशन दे देगा, जो सबसे बेहतर इसका क्षेत्र है बंगाल में।
बंगाल में परमिशन के लिए इसके पास अंग्रेज अपनी प्लानिंग को लेकर के आते हैं, और वह अंग्रेज जो आएगा उस अंग्रेज का नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। आकर के कहेगा कि शहंशाह आलम आपको क्या परेशानी है। उसने बताया कि फोड़ा भी हो रहा है, इधर चेचक भी है, बड़ी समस्या है। उसने कहा ओके हम ठीक कर देगा आपको। तो ऐसे में उसे इंजेक्शन इंजेक्शन जो भी ट्रीटमेंट देता है, भाई इसके फोड़े भी ठीक हो जाते हैं, इसका चेचक का भी इलाज कहता है। और कहता वाह अंग्रेज आपने जो हमें दिया है, हम तो सोच रहे थे कि इस साम्राज्य को भोग ही नहीं पाएंगे जो हमें मिला। मेहनत करने के बाद जब किसी चीज को आप पाते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है अगर छिन भी जाएगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्री में मिले तब आपको डर ज्यादा लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे से बिना फियर के रन कर लेता है। लेकिन जब किसी को अपने माता पिता या खैरात में सब कुछ मिलता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पागल सा रहता है। वैसा ही फर्रुखसियर है। फर्रुखसियर की जान बची तो उसने कहा जान बची लाखों पाए, ये साम्राज्य अब मैं भोग सकता हूं। क्योंकि भोगने के लिए बने, मेहनत थोड़ी करनी है इन्हें, मेहनत कोई नहीं कर रहा है इनमें से। पोस्ट मुगल औरंगजेब के बाद ऐसा कोई राजा नहीं था जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत की हो। फर्रुखसियर की बीमारी को कौन ठीक करेगा भाई? तो यहां पर ठीक करेगा डॉक्टर हैमिल्टन। याद रखना डॉक्टर हैमिल्टन इसको ठीक कर देता है। और डॉक्टर हैमिल्टन से खुश होकर के कहता है फर्रुखसियर, अरे आपने तो मुझे ठीक कर दिया, मुझे जीवन दिया है, बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो ऐसे में डॉक्टर हैमिल्टन और अंग्रेजों ने कहा कि शहंशाह आलम आपका जो क्षेत्र बंगाल है वहां पर हमें व्यापार करने की, क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी जान बचाई है, चेचक को ठीक किया, हम इतनी सी काम नहीं कर सकते हैं आपको। ठीक है 3,000 रुपये दीजिए, 3,000 रुपये दीजिए और लाइफ टाइम ट्रेड फ्री, मतलब कोई टैक्स आपको कभी नहीं देना, व्यापार करिए जितना कर सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री। तो ऐसे में ये जो फरमान जारी किया गया है लिख करके कि हम फरमान आपको दे रहे हैं, वहां का जो बंगाल में दीवान है उसको दिखा देना और कह देना कि शहंशाह जो आपके शहंशाह हैं उनका ये ऑर्डर है कि हमें बिना पैसे के फ्री में ट्रेड करने दिया। पैसा कितना दिया? 3,000 रुपए। एग्जाम में आता है ये। आपको यदि ये लग रहा है कि कोई भी बात फालतू है तो दरअसल आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है, जितनी बातें हम बता रहे हैं आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देख लेना, आपको सेम टू सेम बातें इतनी मिलेंगी। घृणित कायर, लंपट मूर्ख, इस तरीके साहिब बेखबर ये कौन था, या डॉक्टर हैमिल्टन ने किसका इलाज किया, ऐसे पूछेगा। फर्रुखसियर ने यही 3,000 रुपए लेकर के एक फरमान जारी किया जिसे हम गोल्डन फरमान कहते हैं। और यह गोल्डन फरमान जो जारी हुआ है यह 1717 में जारी हुआ है। अंग्रेजों को अब बंगाल में फ्री ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जो कि सबसे अमीर उस समय पर राज्य था। ऐसे में जब इसे गोल्डन फरमान जारी कर दिया जाएगा तो लोग कहेंगे यार बेवकूफ आदमी है, घृणित कायर है, तो इसे भी एक उपाधि दी गई है घृणित कायर की। तो यहां से मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, घृणित कायर की इसको उपाधि दी गई है, ये देखिए है ना, घृणित कायर की इसे उपाधि मिली है। और सुनहरा फरमान इसको जारी किया गया है 1717 में। इसी बात को वहां पर जो काबिल व्यक्ति है जो बंगाल में है वो कह रहा है यार ये बेवकूफ लोग आ रहे हैं क्या। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह जो था उसे शाही बेखबर था, उसे कोई मतलब नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि हम कौन है, राज्य कितने हैं। जहांगीर था उसे लंपट मूर्ख था, वो स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, दिन भर टाइम पास कर रहा है, म्यूजिक म्यूजिक दिन भर ये बातें कर रहा है। लेकिन जो फर्रुखसियर है 1713 में जो बना है ये अजबी बीमारी है, इसको बीमारी हो गई है तो भैया इलाज कर दिया, तो इसका मतलब ये तो रही है कि आप जिंदगी भर के लिए फ्री में आप ट्रेड दे दीजिए। लेकिन इसने किया, इस बात से नाराज होता है कि सबके सब बेवकूफ है, कमजोर है, और हमें लगता है अब इनके अंडर में अब रहना बेकारी है, ये व्यक्ति मूर्ख है, इनके अंडर में हम नहीं रहे। और अनाउंस कर देता है मुर्शीद कुली खां कि शहंशाह आलम आपने जो ये गोल्डन फरमान जारी किया है इसमें हमारे बारे में या हमसे पूछना तो चाहिए था। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना प्रयास करते हैं, उसके बाद आपको टैक्स कलेक्ट करके लाके देते हैं, लेकिन आप उसके बदले में क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसे में इसने क्या किया, जो फर्रुखसियर है इसने कह दिया कि जाओ अब हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहे, अब हम अपना राज्य अलग बनाएंगे। तो यहां से अब शुरुआत होती है बंगाल का नवाब बनने की। तो भाई ध्यान से समझिएगा, यहां से बंगाल का नवाब बनेगा जो कि बंगाल का सर्वे सर्वा होगा। और यही लोग जो फर्रुखसियर, जहांगीर शाह, बहादुर शाह जो आपके आए हैं, यहां पर फर्रुखसियर इतना कमजोर है कि कुछ नहीं कर पाता है। किसका? मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां अलग से बंगाल की स्थापना करेगा और उसका नवाब बनेगा। नवाब का मतलब ऐसे समझिए जैसे
किसी राज्य का मुख्यमंत्री सब कुछ है। उसी तरीके से बंगाल में बंगाल का सब कुछ उस समय पर नवाब कहा जाता था। अवध, इलाहाबाद, लखनऊ के क्षेत्र में यहां पर भी नवाब हुआ करते थे, लेकिन आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पर पेशवा सब कुछ होता था, लेकिन हमारे केंद्र में जो था वो सम्राट सब कुछ था। इस तरीके से आप मानिए कि बंगाल का सर्वे सर्वा, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वही है नवाब। तो अब यहां पर हमारा जो बंगाल है वो इन मुगलों से स्वतंत्र हो जाता है और अब बंगाल पर शासन करेगा आपका कौन? मुर्शीद कुली खां। थोड़ा सा आप मुर्शीद कुली खां के बारे में जान लीजिए। हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हमने बहुत सी बातें सीखी हैं। थोड़ा सा अब हम बंगाल के बारे में जान करके और जान लेते हैं कि मुर्शीद कुली खां कौन था। मुर्शीद कुली खां के बारे में हमने बताया कि इसका जो मूल नाम था, बेसिक जो नाम था, ये एक हिंदू था और इसका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। और यह बंगाल का जो नवाब रहेगा वो 1717 से लेकर के 1727 तक रहेगा। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप रहते हैं गाजियाबाद में, ठीक है, और गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं और आप पहुंच जाते हैं लखनऊ। अब लखनऊ में आप देख रहे हैं घटनाओं को, तो क्या गाजियाबाद की इतिहास जो हिस्ट्री है वो रुक जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं रुकेगा ना। तो ऐसे में अब वहां से शिफ्ट होकर के हम बंगाल पे आ गए हैं, लेकिन वहां केंद्र में कहानी आगे चलती रहेगी, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। यहां पर आगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी समय बाद फिर से जरूरत पड़ेगी, हम लौट करके फिर देखेंगे केंद्र में कौन चल रहा है। और यहां बंगाल में हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अब बंगाल में ही अंग्रेजों को मेन फोकस जो है बंगाल में है और यही बंगाल स्वतंत्र कर दिया गया, यहीं पर नवाब बनता है पहला। पूछेगा बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। इसका मूल नाम कब से कब तक रहता है? 1727 तक रहेगा। 1717 से आजाद कर देता है और इसमें सब कुछ जो होगा वो अब नवाब होगा। बात समझ में आ गई है? तो भाई यहां पर हमने जो है पूरा जो अभी तक का जो हमारा पोर्शन रहा है, लेक्चर जो रहा है, इसमें हमने बंगाल के बारे में या पोस्ट मुगल के बारे में, मुगलों के बारे में, बार्थोलोमेव डियाज, कोलंबस और वास्को डी गामा, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। पूरी सिचुएशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है, मैं जानता हूं थोड़ा सा लेंथी रहा आज का, लेकिन जरूरी था। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि चीजें कंटिन्यूअस आपको जो आएगी समझ में वो ज्यादा बेहतर तरीके से आएगी। हमें लगा यहां ब्रेक दे सकते हैं तो हमने यहां ब्रेक दी। आगे से कोशिश करेंगे कि एक मीडियम रेंज का हम लेक्चर रखेंगे, ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेबस कराना से ज्यादा है आपकी समझ बिल्ड कराना, एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके, ठीक है भाई। आज का जो हमारा लेक्चर रहा है इसमें हमने सब कुछ समझ ही लिया है। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है, कुछ समस्या आ रही है, परेशानी है, तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा, कोई इशू नहीं है। हमने सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहां पर भाई, अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है, जो आपका भी चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अपने ग्रुप्स में, आपका जो व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे कोई आपने ग्रुप बना रखा हो, उसमें आप शेयर कर दीजिए। और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पे एक बार स्टेटस भी लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा ये होगा कि हमारा जो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी एनर्जी से आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट, हमारी गारंटी है। आप पेड से पेड वाला भी कोर्स ले लेना, कितना महंगा भी, लेकिन आपको ऐसा कंटेंट शायद ही मिल पाए, ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। ऐड लगाइएगा और रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, जो कि हम वहां पर करंट अफेयर क्विज की फॉर्म में कराते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप कर ही रहे, अगर नहीं किया है तो वहां सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी हमारे इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक फिर से अच्छी सी एनर्जी के साथ, आपको अच्छी समझ बनाने के लिए। एग्जाम तो बहुत छोटी चीज आपको लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।